कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े और आधुनिक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की। एक ऐसा प्लांट जो हर रोज करीब 180 लीटर गंदा पानी लेता है, उसे बिल्कुल साफ करता है, लेकिन फिर उस साफ किए गए पानी का 99% हिस्सा वापस उसी गंदी सप्लाई में डाल देता है। अरे बाप रे। हाँ, मतलब सिर्फ 1 या 1.5 लीटर पानी ही बाहर जाने देता है। अगर हम इसे किसी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के रूप में देखें तो ये किसी डिजाइन का बहुत बड़ा फेलियर लगता है। बिल्कुल फेलियर है। मतलब अगर कोई सिविल इंजीनियर ऐसा प्लांट बनाएगा ना तो शायद उसे उसी दिन नौकरी से निकाल दिया जाए। सही बात है, क्योंकि ये पूरी तरह से संसाधनों और ऊर्जा की बर्बादी लगेगा। लेकिन अगर हम इसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये कोई फेलियर नहीं है। तो फिर क्या है ये सर्वाइवल का सबसे बेहतरीन मास्टरपीस। और असल में आज के इस गहराई वाले अध्ययन में हम इसी मास्टरपीस के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब यही वो सिस्टम है जो हमारे शरीर में हर सेकंड काम कर रहा है, हमारी किडनी। बिल्कुल, शरीर का सबसे बड़ा और सबसे जटिल फिल्ट्रेशन प्लांट। हाँ, और हर मिनट हमारा खून इसमें साफ होने के लिए जाता है। लेकिन हमारा शरीर इतना चालाक है, या कहें इतना कंजूस है, कि वो जिंदा रहने के लिए जरूरी नमक यानी सोडियम और पानी को वापस खींच लेता है। राइट। और विज्ञान की भाषा में इस वापस खींचने की प्रक्रिया को ही रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इस कंजूसी का कोई खास कारण है क्या? बहुत बड़ा कारण है। इस कंजूसी के पीछे असल में लाखों सालों के एवोल्यूशन का एक बहुत ही ठोस बेस है। मतलब हमारे पूर्वजों को हर समय पानी या नमक आसानी से नहीं मिलता था। हाँ, कोई सुपरमार्केट या आरओ सिस्टम तो था नहीं उस जमाने में। एग्जैक्टली। इसलिए शरीर ने एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जो पानी की हर एक बूंद को और नमक के हर एक कण को सहेज कर रखे। आज की आधुनिक जिंदगी में हमारे लिए ही खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब जब यही रुका हुआ पानी ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है या फेफड़ों में भर जाता है। हाँ, और यहीं से हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य विषय निकल कर आता है। तो हमारे सामने जो स्रोत और रिसर्च मौजूद है आज, वे उन खास हैकर्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे शरीर के इस प्राकृतिक सिस्टम को चकमा देते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में डायोरेटिक्स यानी मूत्रवर्धक दवाइयां कहते हैं। राइट। तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम ये गहराई से समझें कि विज्ञान कैसे किडनी को मजबूर करता है कि वो इस सहेजे हुए पानी और नमक को छोड़ दे और शरीर से बाहर निकाल दे। देखा जाए तो ये एक बहुत ही दिलचस्प रासायनिक लड़ाई है। एक तरफ शरीर का इवोल्यूशन है जो जिद पर अड़ा है कि किसी भी हाल में पानी और नमक को बाहर नहीं जाने देना है। और दूसरी तरफ ये दवाइयां हैं जो इस सिस्टम के अलग अलग हिस्सों को टारगेट करके शरीर को उसके ही बनाए नियमों को तोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। फिर सीधे किडनी के अंदर चलते हैं जहां ये सब घटित होता है। स्रोतों को पढ़ते हुए एक नाम बार बार सामने आया, लूप ऑफ हेनले का थिक असेंडिंग लिम्ब। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। मुझे तो ये नाम किसी फैंटेसी नॉवेल के किले जैसा लगा, सच बताऊं तो। लेकिन असल में जब शरीर में बहुत ज्यादा पानी भर जाए या कोई इमरजेंसी हो तो इस किले को तोड़ने के लिए हमें सबसे भारी हथियारों की जरूरत होती है। बिल्कुल, और यहीं पर हमारे हाई सीलिंग डायोरेटिक्स काम करते हैं। अच्छा, इन्हें हाई सीलिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि नेफ्रॉन जो किडनी की सबसे छोटी वर्किंग यूनिट है, उसका ये हिस्सा जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं, वो भारी मात्रा में काम करता है। ये खून से फिल्टर हुए सोडियम का लगभग 25% हिस्सा वापस शरीर में खींच लेता है। अरे वाह, 25%! हाँ, और हाई सीलिंग का मतलब है कि इन दवाइयों की कोई ऊपरी सीमा या छत नहीं है। आप डोज बढ़ाते जाइए और ये शरीर से और ज्यादा पानी बाहर निकालते जाएंगे। मैंने इसे समझने के लिए एक एनालॉजी सोची है, मैं बताती हूँ। मान लीजिए लूप ऑफ हेनले का ये हिस्सा एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब है। अच्छा, ठीक है। और इस क्लब के दरवाजे का नाम है, और ये थोड़ा टेक्निकल है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। बिल्कुल सही नाम है। तो इस वीआईपी क्लब का नियम है कि एक साथ एक सोडियम, एक पोटेशियम और 2 क्लोराइड ही अंदर आ सकते हैं। अब ये जो हमारी दवाइयां हैं, ये लूप डायूरेटिक्स, क्या ये उस क्लब के दरवाजे पे खड़े उन खूंखार बाउंसर की तरह हैं जो अचानक से दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला जड़ देते हैं? ये एनालॉजी काफी हद तक सही दिशा में है, लेकिन अगर हम इसके मैकेनिज्म को थोड़ा और गहराई से देखें तो ये सिर्फ एक ताला नहीं है। तो फिर क्या है? विज्ञान में इसे कंपैरेटिव इनहिबिशन कहते हैं। ये ऐसा है कि दवा का मॉलिक्यूल खुद क्लोराइड की तरह दिखने का नाटक करता है। अब जो असली क्लोराइड सोडियम और पोटेशियम है वो अंदर नहीं जा पाते। मतलब वो सिस्टम को ही क्रैश कर देते हैं। बिल्कुल, और इसका नतीजा ये होता है कि सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड शरीर के अंदर वापस नहीं जा पाते। वे उसी ट्यूब में फंसे रह जाते हैं।
और पानी का क्या होता है फिर? अब यहाँ फिजियोलॉजी का एक बहुत ही बुनियादी नियम लागू होता है। जहां नमक जाएगा, पानी भी उसके पीछे पीछे वहीं जाएगा। पानी के मॉलिक्यूल हमेशा नमक की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन की तरफ खींचते हैं। अच्छा, तो जहां नमक ज्यादा, पानी वहां भागेगा? हाँ, तो जब ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स यूरिन के रास्ते में जमा हो जाते हैं, तो वे ऑस्मोसिस के जरिए अपने साथ भारी मात्रा में पानी को भी खींच ले जाते हैं और उसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब इन बहरूपीय कमांडोज के नाम भी जान लेते। सबसे पहला और मशहूर नाम जो मैंने पढ़ा वो है फुरोसेमाइड, जिसे फ्रूसेमाइड भी कहा जाता है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। स्रोतों के अनुसार ये किसी भी हॉस्पिटल की क्विक रिस्पॉन्स टीम की तरह है। बिल्कुल सही कहा। कल्पना कीजिए एक ऐसे मरीज की जिसके फेफड़ों में पानी भर गया है। इसे पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। इंसान बेसिकली अपने ही शरीर के पानी में डूब रहा होता है। सांस लेना नामुमकिन हो जाता है। बाप रे! ऐसी इमरजेंसी में इंतजार करने का समय बिल्कुल नहीं होता, तो फुरोसेमाइड को सीधे नसों में दिया जाता है और ये 5 मिनट के अंदर अपना काम शुरू कर देता है। सिर्फ 5 मिनट में? हाँ, ये फेफड़ों से पानी खींचकर उसे किडनी की तरफ धकेल देता है। ये सचमुच जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय करता है। ये तो किसी चमत्कार जैसा लगता है यार। लेकिन इस ग्रुप में सिर्फ फुरोसेमाइड ही नहीं है, एक ब्यूमेटिनाइड नहीं है, जिसे द पोटेंट 1 कहा गया है रिसर्च में। हाँ, क्योंकि ये फुरोसेमाइड से करीब 40 गुना ज्यादा ताकतवर है। और फिर टोरासेमाइड है। इसे हम लॉन्ग डिस्टेंस रनर कह सकते हैं, क्योंकि जहां फुरोसेमाइड का असर तेजी से आकर चला जाता है, टोरासेमाइड का असर लंबे समय तक टिका रहता है। राइट। और ये उन हार्ट फेलियर के मरीजों के लिए बहुत बेहतर है जिन्हें लगातार पानी बाहर निकालने की जरूरत होती है। और यहाँ इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि आज हमारे पास ये बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प हैं, लेकिन चिकित्सा का इतिहास हमेशा इतना सेफ नहीं रहा है। मतलब पहले क्या इस्तेमाल होता था? दशकों पहले विज्ञान इन लूप कमांडोज के पुराने वर्जन इस्तेमाल करता था, जैसे एथाक्राइनिक एसिड और खास तौर पर ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स। ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स? हाँ, जिनमें मर्क्यूरी यानी पारा होता था। मर्क्यूरी, वो तो शरीर के लिए बहुत जहरीला होता है ना? बहुत ज्यादा। वे दवाइयां पानी तो निकाल देती थी, लेकिन वे शरीर के लिए और विशेष रूप से कानों के लिए बेहद जहरीली थी। कानों के लिए? हाँ, इस दुष्प्रभाव को ओटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। मरीजों के बहरे होने का बहुत बड़ा खतरा रहता था। हे भगवान, सिर्फ फेफड़ों का पानी निकालने के लिए अपनी सुनने की क्षमता खो देना, ये तो बहुत बड़ी कीमत है। बिल्कुल, इसीलिए विज्ञान ने प्रगति की और आज वे दवाइयां इतिहास बन चुकी हैं। लेकिन अगर हम आज की सुरक्षित मानी जाने वाली दवाइयों की बात करें तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। कोई भी भारी ताकत बिना किसी कीमत के नहीं आती। सही बात है। जब शरीर से इतनी तेजी से, इतने आक्रामक तरीके से सब कुछ बाहर निकाला जाता है, तो मुझे लगता है कि शरीर का अंदरूनी संतुलन पूरी तरह से चरमरा जाता होगा। यही इन दवाइयों का सबसे स्याह पहलू है। ये दवाइयां किसी लेजर की तरह सिर्फ पानी को निशाना नहीं बनाती। जब आप सोडियम और पानी को इतनी तेजी से बाहर धकेलते हैं, तो शरीर का नाजुक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है। सबसे बड़ी चिंता है हाइपोकैलीमिया, यानी खून में पोटेशियम का स्तर बहुत कम हो जाना। एग्जैक्टली। क्योंकि उस वीआईपी क्लब के दरवाजे से पोटेशियम को भी तो अंदर जाने से रोक दिया गया था ना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब जो बात यहाँ सबसे आकर्षक है वो ये है कि पोटेशियम सिर्फ एक मामूली मिनरल नहीं है। अच्छा। इंसानी दिल की धड़कन एक बहुत ही सटीक इलेक्ट्रोकेमिकल रिदम पर चलती है, और उस रिदम को बनाए रखने के लिए पोटेशियम का एक निश्चित स्तर होना बहुत जरूरी है। तो अगर पोटेशियम कम हो जाए तो क्या होगा? अगर लूप डायूरेटिक्स की वजह से पोटेशियम बहुत ज्यादा गिर जाए तो दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है। इसे एरिथमिया कहते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है। ये तो एक अजीब सी विडंबना है। मतलब हम हार्ट फेलियर के एक मरीज को बचाने के लिए लूप डायूरेटिक दे रहे हैं ताकि उसके दिल पर से पानी का बोझ कम हो सके। राइट। लेकिन उसी दवा के साइड इफेक्ट के कारण उसके दिल की धड़कन ही खतरे में पड़ रही है। चिकित्सा विज्ञान की यही असल चुनौती है। हर इलाज असल में एक ट्रेड ऑफ होता है। और मैंने कुछ और भी पढ़ा था इसके साइड इफेक्ट्स में। हाँ, इसके अलावा लूप डायूरेटिक्स शरीर में यूरिक एसिड का स्तर भी बढ़ा देते हैं, जिसे हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। हाँ, यही मैंने पढ़ा है कि यूरिक एसिड बढ़ने से गाउट यानी गठिया का भयानक दर्द हो सकता है। लेकिन लूप डायूरेटिक्स यूरिक एसिड क्यों बढ़ाते हैं? इनका उससे क्या लेना देना है? ये एक बहुत ही दिलचस्प मैकेनिज्म है। शरीर में यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए कुछ खास रास्ते या चैनल होते हैं। ओके। अब लूप डायूरेटिक्स भी उन्हीं रास्तों से होकर किडनी तक पहुंचते हैं। वे दोनों एक ही रास्ते के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ओह,
एक ही दरवाजे से दोनों को निकलना है। बिल्कुल, और चूंकि दवा उस रास्ते पर कब्जा कर लेती है तो यूरिक एसिड शरीर के अंदर ही रह जाता है और जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है। समझ गई। तो ये साफ है कि ये लूप कमांडोज बहुत ही आक्रामक है। एक सवाल ये उठता है कि अगर किसी को सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की आम सी शिकायत है तो क्या उसे भी ये लूप वाले हथियार दिए जाते हैं? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता। क्यों? रोजमर्रा के हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमें इस तरह के ब्रूट फोर्स की जरूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर को अचानक से बहुत ज्यादा गिराना खतरनाक हो सकता है। तो फिर बीपी के लिए क्या करते हैं? इसके लिए हमें किडनी के एक दूसरे हिस्से की ओर जाना होगा, जिसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या सिर्फ डिस्टल ट्यूब्यूल कहते हैं। तो अगर लूप ऑफ हेनले फैक्ट्री का भारी भरकम फ्लोर है तो क्या हम इस डिस्टल ट्यूब्यूल को एक तरह का मिडिल मैनेजमेंट कह सकते हैं? ये मिडिल मैनेजमेंट की एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि जहां लूप ऑफ हेनले 25% सोडियम को हैंडल करता है, वहीं ये डिस्टल ट्यूब्यूल सिर्फ 5% सोडियम को ही वापस सोखता है। मतलब ये एक छोटा पाइप है। हाँ, यहाँ जो दवाइयाँ काम करती हैं वे लूप कमांडोज जितनी मजबूत नहीं होती। विज्ञान की भाषा में इन्हें मीडियम एफिकेसी वाले एजेंट्स कहा जाता है और इस परिवार का नाम है थियाजाइड्स। तो ये मिडिल मैनेजमेंट कैसे काम करता है? स्रोतों में इस थियाजाइड परिवार के कई सदस्यों के नाम थे। कुछ के नाम में ही उनका सरनेम थियाजाइड लगा हुआ था, जैसे हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड और हाइड्रोफ्लूमेथियाजाइड। इन्हें बेंजोथियाडायाजीन्स कहा गया है। जी हाँ, ये ओरिजिनल थियाजाइड्स हैं। ये भी सोडियम और क्लोराइड के रास्ते को ब्लॉक करते हैं। ओके। लेकिन क्योंकि ये डिस्टल ट्यूबल में काम कर रहे हैं, जहां कुल सोडियम का केवल 5% ही होता है, इसलिए इनका असर हल्का और बहुत स्थिर होता है। और स्रोतों में एक दूसरी कैटेगरी भी थी जिसे थियाजाइड लाइक कहा गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये इस परिवार के स्टेप ब्रदर्स या सौतेले भाई हों। सौतेले भाई इसलिए क्योंकि अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे इनकी केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वे थियाजाइड से बिल्कुल अलग दिखेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन जब वे शरीर के अंदर जाते हैं तो वे बिल्कुल थियाजाइड्स की तरह ही डिस्टल ट्यूबल पर काम करते हैं। और इन सौतेले भाइयों में कुछ बहुत बड़े नाम हैं, जैसे क्लोरथैलिडोन। मैंने पढ़ा कि इसका असर करीब 48 घंटे तक रहता है। और यही बात क्लोरथैलिडोन को हाई ब्लड प्रेशर के लिए इतना खास बनाती है। कैसे? देखिए, लूप डायोरेटिक्स का असर कुछ घंटों में तेजी से खत्म हो जाता है। अगर हम उन्हें बीपी के लिए इस्तेमाल करें तो दिन में कई बार ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा, और वो ब्लड वेसल्स के लिए बहुत बुरा होगा। एग्जैक्टली। क्लोरथैलिडोन 24 घंटे बहुत ही नरमी से बीपी को एक स्थिर स्तर पर बनाए रखता है। मीडियम एफिकेसी का मतलब कमजोरी नहीं है, बल्कि हाई बीपी के मामले में ये धीमापन ही इसका सबसे बड़ा वरदान है। इसके अलावा मेटोलाजोन नाम का भी एक थियाजाइड लाइक एजेंट है जो तब भी काम कर सकता है जब किसी की किडनी बहुत कमजोर हो चुकी हो और सामान्य थियाजाइड्स ने काम करना बंद कर दिया हो। बिल्कुल। यह दिखाता है कि इस मिडिल मैनेजमेंट में भी कितनी वैरायटी है। लेकिन चलिए अब यहाँ से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि थोड़ी दिशा बदलते हैं। हाँ, बताइए। किडनी का ये सफर सिर्फ हार्ट फेलियर और ब्लड प्रेशर तक ही सीमित नहीं है। कभी कभी जंग के मैदान में आपको पूरी फौज या मिडिल मैनेजमेंट नहीं चाहिए होता। कभी कभी आपको एक स्नाइपर की जरूरत होती है जो बहुत ही खास और सटीक निशाने पर वार करे। आप मेडिकल साइंस के उन अनोखे हथियारों की बात कर रही हैं जिन्हें विशिष्ट कार्यों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। ये वो दवाइयां हैं जो शायद ताकत में कमजोर हों या पानी निकालने में उतनी माहिर ना हो, लेकिन उनका काम इतना स्पेसिफिक है कि कोई और उनकी जगह नहीं ले सकता। राइट। स्रोत सामग्री में सबसे पहला नाम आता है एसिटाजोलामाइड का। इसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कहा गया है। और मजे की बात यह है कि इसका मुख्य उपयोग किडनी की बीमारियों के लिए होता ही नहीं है। सही कहा। एसिटाजोलामाइड एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक दवा जो बनी किडनी के लिए थी, उसका असली जादू शरीर के दूसरे हिस्सों में देखने को मिलता है। जैसे कि आंखों में और बहुत ऊंचे पहाड़ों पर। हाँ, मैंने स्रोत में पढ़ा कि ये आंखों के अंदर के प्रेशर को कम करती है, जिसे ग्लूकोमा कहते हैं। बिल्कुल। और जब लोग बहुत ऊंचे पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और उन्हें एल्टीट्यूड सिकनेस होने लगती है, मतलब सांस फूलने लगती है, तब भी एसिटाजोलामाइड दी जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? एक डायोरेटिक पहाड़ पर सांस लेने में कैसे मदद कर सकता है? इसके लिए हमें इसके मैकेनिज्म को समझना होगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो शरीर में
एसिड और बेस के संतुलन को कंट्रोल करता है। ठीक है। जब एसिटाज़ोलाबाइड इस एंजाइम को ब्लॉक करता है तो शरीर से बाइकार्बोनेट यूरिन के रास्ते बाहर निकलने लगता है। अच्छा, तो उससे क्या होता है? इससे खून थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। अब जब खून एसिडिक होता है तो हमारा दिमाग सोचता है कि अरे मुझे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और वो सांस लेने की गति या रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर जहां ऑक्सीजन कम होती है, यह दवा शरीर को तेजी से सांस लेने के लिए मजबूर करती है, जिससे एल्टीट्यूड सिकनेस से बचाव होता है। तो असल में ये किडनी के रास्ते से हमारे दिमाग की सांस लेने की सेटिंग को बदल रही है। ये तो अविश्वसनीय है यार। और इसी तरह की एक और कैटेगरी है जिसे ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स कहा जाता है। इसमें मैनेटॉल, आइसोसोबाइड और ग्लिसरॉल जैसी दवाइयां आती हैं। हाँ, ये दवाइयाँ किसी रिसेप्टर या एंजाइम पर काम नहीं करती, बल्कि ये सीधे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के नियमों का इस्तेमाल करती हैं। फिजिक्स कैसे? स्रोतों में इन्हें एक तरह का चुंबकीय मैग्नेट कहा गया था। बिल्कुल। ये दवाइयां आमतौर पर गोली के रूप में नहीं दी जाती, बल्कि इन्हें सीधे नसों में आईवी के जरिए दिया जाता है। तो ये खून में जाकर क्या करती हैं? इसे ऐसे समझिए, जब हम मैनेटॉल को खून में डालते हैं तो यह खून की सांद्रता या उसके गाढ़ेपन को बढ़ा देता है। अब ऑस्मोसिस का नियम कहता है कि पानी हमेशा उस तरफ बहता है जहां सांद्रता ज्यादा होती है। तो ये मैनेटॉल खून में एक चुंबक की तरह काम करता है। इसका मतलब अगर किसी दुर्घटना में इंसान के दिमाग में गहरी चोट लगी है और उसके दिमाग में सूजन आ गई है, जिसे सेरेब्रल एडिमा कहते हैं, तो वो बढ़ा हुआ दबाव दिमाग को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में जब हम मैनेटॉल देते हैं तो वो खून के रास्ते दिमाग के पास पहुंचता है। ओके। क्योंकि खून में अब मैनेटॉल के कारण सांद्रता बहुत ज्यादा है, तो वो दिमाग के सूजे हुए टिश्यू से उस फालतू पानी को खींचकर खून की नलिया में ले आता है। और फिर वो खून किडनी के पास जाता है और किडनी उस पानी को यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती है। यानी दिमाग की सूजन कम करने के लिए पानी को वहां से निकालकर खून में लाया गया और फिर किडनी के रास्ते फ्लश कर दिया गया। एग्जैक्टली। ये वाकई शरीर के अंगों के आपसी तालमेल का एक शानदार उदाहरण है। इन सब प्रक्रियाओं के दौरान हमें उसे एक बड़ी समस्या को नहीं भूलना चाहिए, जिसकी चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी। आप पोटेशियम के नुकसान की बात कर रहे हैं, हाइपोकैलेमिया? जी। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो हमने देखा कि चाहे लूप डायूरेटिक्स हों या थियाजाइड्स, वे सब भारी मात्रा में सोडियम और पानी के साथ साथ पोटेशियम को भी शरीर से बाहर फेंक देते हैं। और जैसा हमने जाना, पोटेशियम की कमी दिल के लिए घातक है। बिल्कुल। चिकित्सा विज्ञान सिर्फ साइड इफेक्ट पैदा करके हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, उसे अपने ही द्वारा पैदा किए गए नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ती है। और यहीं पर कहानी में द प्रोटेक्टर्स यानी रक्षकों की एंट्री होती है। इन दवाइयों को पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कहा जाता है। इनका नाम ही बता रहा है कि इनका मुख्य काम पोटेशियम को बचाना है। बिल्कुल सही। ये दवाइयां अपने आप में बहुत मजबूत डायूरेटिक्स नहीं होती, ये बहुत ज्यादा पानी बाहर नहीं निकाल सकती। तो फिर इन्हें कैसे देते हैं? पेट के साथ मिलाकर दिया जाता है, ताकि जब मजबूत दवाइयां पानी निकालें तो ये रक्षक दवाइयां पोटेशियम को शरीर से बाहर जाने से रोक लें। तो ये काम कैसे करती हैं? इसे करने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं। पहला तरीका है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट्स। ये एल्डोस्टेरॉन क्या है? ये शरीर का एक हार्मोन है। जब शरीर को लगता है कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो वो एल्डोस्टेरॉन रिलीज करता है। ओके। इस हार्मोन का स्पष्ट आदेश होता है कि सोडियम को हर हाल में बचाओ और बदले में पोटेशियम को यूरिन में फेंक दो। तो अगर हम इस हार्मोन के आदेश को ही रोक दें तो पोटेशियम बच जाएगा? सटीक विश्लेषण। स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लेरेनोन जैसी दवाइयां यही करती हैं। अच्छा। वे जाकर इस हार्मोन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। एल्डोस्टेरॉन अपना काम नहीं कर पाता, सोडियम बाहर चला जाता है और पोटेशियम शरीर में ही सुरक्षित रहता है। लेकिन स्रोतों को पढ़ते हुए मुझे स्पाइरोनोलैक्टोन का एक बहुत ही अजीब साइड इफेक्ट दिखा। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी है। क्योंकि एक हार्मोनल स्तर पर काम करने वाली दवा है, तो क्या ये शरीर के दूसरे हार्मोन्स के साथ भी छेड़छाड़ करती है? हाँ, ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है। स्पाइरोनोलैक्टोन की रासायनिक बनावट कुछ हमारे सेक्स हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसी होती है। ओह। जब कोई पुरुष ऐसे लंबे समय तक लेता है तो ये टेस्टोस्टेरोन के काम में बाधा डाल सकता है और एस्ट्रोजन के प्रभाव को बढ़ा सकता है। तो इसका शरीर पर क्या असर दिखता है? इसके कारण पुरुषों में छाती के बढ़ने की समस्या हो सकती है, जिसे मेडिकल भाषा में गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। ये हार्मोनल संतुलन बिगड़ने का एक स्पष्ट उदाहरण है। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या कोई दूसरा रास्ता भी है जहां हम हार्मोन से छेड़छाड़ किए बिना पोटेशियम को बचा सकें? विज्ञान कभी एक रास्ते पर नहीं रुकता।
दूसरा तरीका है रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर्स। इसके उदाहरण है एमिलोराइड और ट्रायम्पटेरिन। ये कैसे काम करते हैं? ये दवाइयां हार्मोन्स के चक्कर में नहीं पड़ती। ये सीधे जाकर किडनी के डिस्टल हिस्से में मौजूद उन खास दरवाजों या चैनल्स को बंद कर देती हैं जहां से सोडियम अंदर आता है। अब अगर सोडियम अंदर नहीं आ पाता तो उस सिस्टम को सोडियम के बदले में पोटेशियम को बाहर फेंकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ गए। इस तरह से हार्मोनल संतुलन को बिगाड़े बिना हम सीधे तौर पर पोटेशियम की रक्षा कर पाते हैं। ये एक तरह से बहुत ही सटीक और क्लीन तरीका लगता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें तो हमने देखा कि शरीर का एक ऐसा सिस्टम जो पानी बचाने के लिए बना था, उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक पूरी फौज है। एक ऐसी फौज जिसके हर विंग का अपना एक खास काम है। बिल्कुल। इमरजेंसी में पानी निकालने के लिए हमारे पास लूप कमांडोज हैं जो बिना किसी दया के काम करते हैं। हाँ। रोजमर्रा के ब्लड प्रेशर के लिए हमारे पास थियाजाइड्स के रूप में धीमा लेकिन स्थिर मिडल मैनेजमेंट है। पहाड़ों की ऊंचाई या आंखों के प्रेशर के लिए एसिटाजोलामाइड जैसा स्नाइपर है। और दिमाग की सूजन खींचने के लिए मैनिटॉल जैसा चुंबक। हाँ, और अंत में इन सब की वजह से होने वाले पोटेशियम के नुकसान की भरपाई करने के लिए हमारे पास प्रोटेक्टर्स हैं। ये देखना वाकई सुखद है कि विज्ञान ने शरीर के एक छोटे से अंग की कार्यप्रणाली को कितने मॉलिक्यूलर स्तर पर समझ लिया है और हर चुनौती के लिए एक रासायनिक समाधान खोज निकाला है। वाकई। लेकिन आज की इस पूरी रिसर्च और चर्चा ने मुझे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो क्या? हमने शुरुआत में बात की थी कि हमारा शरीर लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद नमक और पानी को बचाने के लिए प्रोग्राम्ड किया गया था, ताकि अकाल या सूखे के समय इंसान जिंदा रह सके। वो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसने हमारी प्रजाति को जिंदा रखा। हाँ। लेकिन आज की दुनिया में कम से कम ज्यादातर इंसानों के लिए नमक और पानी की कोई कमी नहीं है। हम पैकेट बंद खाना खाते हैं, हमारी डाइट में सोडियम की भरमार है। बिल्कुल। आज हमारी समस्या किसी चीज की कमी नहीं, बल्कि उसकी बहुतायत है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज हमें जिंदा रहने के लिए, अपने दिल और फेफड़ों को बचाने के लिए अपने ही शरीर के उस प्राचीन लाखों साल पुराने सर्वाइवल मैकेनिज्म को इन डाययूरेटिक दवाइयों के जरिए हैक करना पड़ रहा है। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। हम मूल रूप से पाषाण युग के शरीर लेकर अंतरिक्ष युग में जी रहे हैं। सही कहा। और शायद यही कारण है कि चिकित्सा विज्ञान को हर दिन इन दवाइयों को और बेहतर बनाना पड़ रहा है। ये सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं है। तो क्या है? ये एक तरह से हमारे पुराने शरीर और हमारी नई जीवन शैली के बीच हो रहे टकराव को संभालने की कोशिश है। हम शायद एक ऐसे शरीर में फंसे हुए हैं जो एक ऐसी दुनिया के लिए डिजाइन किया गया था जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। सोचने के लिए ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो चलिए जानकारी के इस अथाह सागर से आज के सफर को यहीं विराम देते हैं। अगली किसी दिलचस्प विषय के साथ फिर से गहराई में उतरेंगे। सोचिए किसी इंसान के फेफड़ों में पानी भर रहा है, उसकी सांस एकदम उखड़ रही है और एक डॉक्टर उसकी जान बचाने के लिए उसके शरीर में पारे का इंजेक्शन लगा रहा है। बाप रे, मतलब सीधे मर्क्यूरी। बिल्कुल वही मर्क्यूरी, एक ऐसा जहर जो सीधा आपकी किडनी को तबाह कर देता है। और मजे की बात यह है कि ये कोई कहानी नहीं है। हाँ, ये तो चिकित्सा इतिहास की एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई है। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास क्लिनिकल नोट्स और फार्माकोलॉजी के कुछ बेहद दिलचस्प दस्तावेज हैं और हमारा आज का विषय है ड्यूरेटिक्स, जिन्हें लोग आम भाषा में बहुत ही आसानी से बस वाटर पिल्स या पानी निकालने वाली दवाइयां कह देते हैं। हाँ, लेकिन इन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद तो मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया है। मतलब आज का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि ये दवाइयां केवल एक साधारण प्लम्बिंग का काम नहीं करती। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ पाइप से पानी निकालने जैसा नहीं है। एग्जैक्टली। ये दवाइयां शरीर के रसायनों, जिन्हें हम सॉल्ट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, उनके साथ एक बहुत ही खतरनाक और जटिल खेल खेलती हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये बहुत ही शानदार शुरुआत है, क्योंकि देखिए जब हम आम लोगों से बात करते हैं तो वे सोचते हैं कि ड्यूरेटिक खाने का मतलब है बस बार बार बाथरूम जाना। हाँ, सबको यही लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ पानी को शरीर से बाहर निकालने का सीधा गणित नहीं है।
जब हम इन नोट्स को गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि ये दवाइयाँ शरीर के सबसे बुनियादी रासायनिक संतुलन को सीधे तौर पर चुनौती देती हैं। और यही बात इस विषय को इतना ज्यादा रोमांचक बनाती है। जब मैं इन क्लिनिकल नोट्स को पढ़ रहा था तो मुझे एक साधारण सी दिखने वाली दवा की ताकत देखकर वाकई हैरानी हुई। हाँ, वो एक छोटी सी गोली शरीर के अंदर बहुत कुछ बदल देती है। बिल्कुल, मतलब सोचने वाली बात है कि कैसे एक छोटी सी गोली पूरे शरीर के इकोसिस्टम को हिला सकती है। इसे ऐसे समझते हैं, कल्पना कीजिए कि शरीर एक बहुत बड़े परफेक्ट बैलेंस वाले एक्वेरियम की तरह है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ना? अब अगर उस एक्वेरियम का पानी थोड़ा गंदा या ज्यादा हो जाए तो हम एक पाइप लगाकर उसमें से कुछ पानी बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ड्यूरेटिक्स सिर्फ वो पाइप नहीं है जो बस पानी बाहर खींचते हैं। हाँ, वे तो अंदर का पूरा माहौल ही बदल देते हैं। सही कहा, ये उस पानी के अंदर मौजूद नमक, मिनरल्स और रसायनों का पूरा संतुलन भी बदल देते हैं। मछलियां तो वही हैं, लेकिन उनके आसपास का पूरा रसायन शास्त्र बदल चुका है और उन्हें उसी नए माहौल में जिंदा रहना है। ये एक्वेरियम वाली एनालॉजी एकदम सटीक है, क्योंकि असल में हमारी किडनी बिल्कुल उसी एक्वेरियम के एक बेहद एडवांस्ड फिल्टर की तरह काम करती है, जो हमेशा चालू रहता है। एग्जैक्टली। वो लगातार 24 घंटे हमारे खून को छानती है और ये तय करती है कि शरीर में कितना पानी रोकना है और कितना नमक बाहर फेंकना है। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि अस्पताल में डॉक्टर इन दवाओं का उपयोग कैसे करते हैं, ये समझना जरूरी है कि ये दवाइयां इस एक्वेरियम के रसायनों में क्या उथल-पुथल मचाती हैं। हाँ, और अगर हम अंदरूनी विज्ञान की बात करें तो मैं तो इसे दी इलेक्ट्रोलाइट वॉर कहना पसंद करूंगी। ये सच में एक युद्ध है। तो चलिए इस वॉर या युद्ध के मैदान को समझते हैं। मैंने देखा कि इन स्रोतों में पोटेशियम नाम के इलेक्ट्रोलाइट को लेकर बहुत लंबी चर्चा की गई है। हाँ, वो सबसे अहम हिस्सा है। मतलब ऐसा लगता है कि पूरी ड्यूरेटिक विज्ञान में पोटेशियम का स्तर बनाए रखना डॉक्टरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसकी एक बहुत ठोस वजह भी है। देखिए, ज्यादातर जो आम ड्यूरेटिक्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि लूप ड्यूरेटिक्स और थियाजाइड ड्यूरेटिक्स, उनका काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वे एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट पैदा करते हैं। अच्छा, वो क्या? वे किडनी को आदेश देते हैं कि शरीर से पानी और सोडियम को बाहर फेंको, लेकिन इस प्रक्रिया में वे एक भारी कीमत वसूलते हैं। वे साथ में पोटेशियम को भी शरीर से बाहर धकेल देते हैं। ओ बाप रे। हाँ, और इस स्थिति को मेडिकल भाषा में हाइपोकैलीमिया कहा जाता है, मतलब खून में पोटेशियम की भारी कमी हो जाना। ओह अच्छा, तो मुझे अभी एक पुरानी बात समझ आ रही है। क्या बात? मतलब इसीलिए घर के बड़े बुजुर्गों को जब ब्लड प्रेशर की दवाएं दी जाती है तो डॉक्टर अक्सर उन्हें केले खाने या रोजाना नारियल पानी पीने की सलाह देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। आपने एकदम सही कड़ी जोड़ी है। डॉक्टर को पहले से पता होता है कि दवा अपना काम करते हुए पोटेशियम चुरा रही है, तो खाने के जरिए उसकी भरपाई की जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन पोटेशियम की कमी होना कोई छोटी बात तो नहीं है ना? मतलब नोट्स में बहुत स्पष्ट लिखा है कि इससे मांसपेशियों में भारी कमजोरी आ सकती है। और एक बहुत डरावना शब्द इस्तेमाल हुआ है, अरिथमिया। मांस का टुकड़ा नहीं है जो बस खून पंप करता है, ये पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। और इलेक्ट्रिसिटी को काम करने के लिए आयंस चाहिए होते हैं। बिल्कुल सही। दिल की हर एक धड़कन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर निर्भर करती है और पोटेशियम वो मुख्य इलेक्ट्रोलाइट है जो उन सिग्नल्स को सही समय और सही लय में चलाने के लिए जिम्मेदार है। तो अगर खून में पोटेशियम अचानक कम हो गया तो क्या होगा? तो वो इलेक्ट्रिकल सर्किट मिसफायर करने लगता है, मतलब दिल की लय बिगड़ सकती है, जो कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। तो क्या डॉक्टर सिर्फ केले खाने के भरोसे बैठे रहते हैं? अरे नहीं, चिकित्सा विज्ञान इतना कच्चा नहीं है। यही कारण है कि डॉक्टर अक्सर इस समस्या को रोकने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट फार्माकोलॉजिकल तरीका अपनाते हैं। अच्छा, वो क्या है? वे लूप ड्यूरेटिक्स या थियाजाइड्स के साथ कुछ पोटेशियम स्पेयरिंग दवाइयां जोड़ देते हैं। पोटेशियम स्पेयरिंग मतलब पोटेशियम को बचाने वाली? हाँ, इसके नाम से ही पता चलता है। जैसे एमिलोराइड या ट्रायम्टरीन नाम की दवाइयां, ये किडनी के उस आखिरी हिस्से पर काम करती हैं जहां से पोटेशियम बाहर जाने वाला होता है। तो ये करती क्या है वहां? ये दवाइयां पानी और सोडियम को तो बाहर जाने देती हैं, लेकिन पोटेशियम के लिए दरवाजा एकदम बंद कर देती हैं, ताकि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहे। ओह, एक तरह से ये दवाइयां पोटेशियम के लिए बाउंसर का काम करती हैं। बस सोडियम बाहर जाएगा, पोटेशियम अंदर ही रहेगा। बिल्कुल सही कहा, बाउंसर की तरह। ये तो हुई पोटेशियम की बात, लेकिन रसायनों की ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। यूरिक एसिड और ब्लड शुगर का भी एक बहुत ही अजीब कनेक्शन इन दस्तावेजों में देखने को मिलता है।
हाँ, यूरिक एसिड की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। जब हम फ्यूरोसेमाइड और थायाजाइड्स की बात करते हैं तो ये शरीर में यूरिक एसिड को बाहर निकलने से रोक लेते हैं। रोक लेते हैं। हाँ, जिससे शरीर के अंदर यूरिक एसिड का स्तर अचानक बढ़ जाता है। इसे हाइपर यूरेसीमिया कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या दवा जानबूझकर यूरिक एसिड को शरीर के अंदर रोक रही है? जानबूझकर नहीं, असल में ये एक तरह की ट्रैफिक जाम वाली स्थिति है। आप देखिए, किडनी के अंदर रसायनों को बाहर निकालने के लिए कुछ एग्जिट डोर यानी निकासी दरवाजे होते हैं। ठीक है। अब होता यह है कि ड्यूरेटिक दवा और शरीर का यूरिक एसिड दोनों को शरीर से बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाजे का इस्तेमाल करना होता है। ओह, और दरवाजा एक ही है? एग्जैक्टली। और चूंकि दवा की ताकत ज्यादा होती है तो वो दरवाजे पर कब्जा कर लेती है और बाहर निकल जाती है। लेकिन बेचारा यूरिक एसिड उसी लाइन में खड़ा रह जाता है और वापस खून में लौट जाता है। बाप रे। तो अगर किसी मरीज को पहले से ही गाउट यानी गठिया की बीमारी है, जिसमें जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, तो ये दवाइयां उस दर्द को कई गुना बढ़ा सकती हैं। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। मैंने सुना है कि गठिया का दर्द बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है, जैसे जोड़ों में छोटे छोटे कांच के टुकड़े चुभ रहे हों। हाँ, एक गाउट के मरीज के लिए ये दवाई एक बहुत बड़ा ट्रिगर बन सकती है, जो उसके सोए हुए दर्द को फिर से जगा दे। और इसके साथ ही शुगर का भी एक बहुत बड़ा एंगल है। नोट्स बताते हैं कि थियाजाइड्स इंसुलिन के निकलने में बाधा डालते हैं। हाँ, ये एक और साइड इफेक्ट है। पैंक्रियास से जो इंसुलिन निकलता है, वही तो वो हार्मोन है जो खून से शुगर को उठाकर कोशिकाओं के अंदर भेजता है ताकि उन्हें ऊर्जा मिले। एकदम सही। अब देखिए होता क्या है, थियाजाइड्स शरीर में पोटेशियम कम करते हैं, है ना? हाँ, वो तो हमने भी डिस्कस किया। और पैंक्रियास को इंसुलिन रिलीज करने के लिए उसी पोटेशियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो जैसे ही पोटेशियम गिरता है, इंसुलिन का निकलना भी कम हो जाता है। ओह, तो अगर इंसुलिन कम निकलेगा तो खून में शुगर वैसी तैरती रहेगी? बिल्कुल, यानी ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी दुविधा है। क्या इसका मतलब ये है कि हम एक समस्या जैसे हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए घर की छत की मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन उसी समय बेसमेंट में बाढ़ ला रहे हैं? काफी हद तक हाँ। मतलब हम मरीज को गठिया या शुगर का खतरा दे रहे हैं। ये तो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने जैसा है। एक डायबिटीज के मरीज के लिए तो ये भारी उलझन पैदा कर देगा। और यही तो क्लिनिकल प्रैक्टिस की सबसे बड़ी चुनौती है। कोई भी दवा सिर्फ एक दिशा में काम नहीं करती। हर दवा एक दो धारी तलवार है। सही कहा। टेस्ट के जरिए नजर रखते होंगे। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये संतुलन सिर्फ नमक या शुगर तक सीमित नहीं है। इन स्रोतों में एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ एसिड बेस बैलेंस की, जिसे हम द पीएच गेम कह सकते हैं। ओह हाँ, शरीर का बुनियादी स्वभाव। बिल्कुल। हमारा खून आमतौर पर एक बहुत ही कड़े पीएच स्तर पर काम करता है, लगभग 7.4, जो हल्का सा एल्कलाइन होता है। हाँ, और शरीर इस पीएच को लेकर बहुत ही सख्त है। वो इसे बदलने नहीं देना चाहता। लेकिन ड्यूरेटिक्स उसे भी बदल देते हैं। लूप और थियाजाइड ड्यूरेटिक्स शरीर को और ज्यादा एल्कलाइन बना देते हैं। मतलब शरीर का एसिड कम हो जाता है, जिसे मेडिकल टर्म्स में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कहते हैं। यहां से ये बहुत रियली इंटरेस्टिंग होता है। मतलब यहीं पर आकर ये विज्ञान किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगने लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि इसके ठीक विपरीत एक दवा है, एसिटाजोलामाइड। ये दवा शरीर को एल्कलाइन नहीं बल्कि एसिडिक बना देती है। हाँ, वो एक खास एंजाइम को ब्लॉक करके ऐसा करती है। और जब मैंने पढ़ा कि शरीर को एसिडिक बनाने वाली इस दवा का इस्तेमाल स्लीप एपनिया और माउंटेन सिकनेस यानी पहाड़ों पर होने वाली बीमारी में होता है, तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। अजीब? ये तो शरीर के अपने ही अलार्म सिस्टम को हैक करने जैसा है। ये अलार्म सिस्टम वाली एनालॉजी आपने बहुत सही पकड़ी है। देखिए, ये हैकिंग काम कैसे करती है? हाँ, बताइए। जब कोई इंसान बहुत ऊंचे पहाड़ों पर जाता है, जैसे लद्दाख या एवरेस्ट के बेस कैंप, तो वहाँ हवा बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम होती है। अब वहाँ एसिटाजोलामाइड दवा देकर शरीर के खून को जानबूझकर थोड़ा एसिडिक कर दिया जाता है। जानबूझकर खून को एसिडिक करना? हाँ, क्योंकि हमारे दिमाग में एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो हमारी सांस को कंट्रोल करता है। ये सेंटर एसिड के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है। ओह, तो जब दिमाग देखता है कि खून एसिडिक हो रहा है, तो उसे लगता है कि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और हम घुट रहे हैं। बिल्कुल।
दिमाग एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि शरीर में जहरीली गैस जमा हो रही है। और फिर वो फेफड़ों को आदेश देता है कि जल्दी जल्दी सांस लो, भारी सांस लो, हमें और ऑक्सीजन चाहिए। एकदम सटीक। वो जानबूझकर बनाया गया एसिडिक खून फेफड़ों को ज्यादा सांस लेने के लिए उकसाता है। और ऊंचे पहाड़ों पर या स्लीप एपनिया की बीमारी में हमें ठीक यही चाहिए होता है। स्लीप एपनिया में भी? हाँ, क्योंकि उसमें मरीज सोते समय सांस लेना भूल जाता है। तो हमें चाहिए कि मरीज लगातार, ज्यादा और गहरी सांस ले। ये एक ड्यूरेटिक दवा के साइड इफेक्ट का बहुत ही जीनियस उपयोग है। ये वाकई शरीर की मशीनरी को हैक करने का एक मास्टर स्ट्रोक है यार। मतलब एक साइड इफेक्ट को ही हथियार बना लिया। हाँ, मेडिकल साइंस बहुत स्मार्ट है। लेकिन हर साइड इफेक्ट इतना मददगार नहीं होता। स्रोतों में कुछ बहुत ही हैरान करने वाले और खतरनाक साइड इफेक्ट्स का भी जिक्र है, जिन्हें देखकर डर लगता है। आप कान वाले साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मतलब कानों की नसों को नुकसान पहुंचाना। एक सेकंड, मैं यहाँ यूरिन और पानी निकालने की बात कर रहा हूँ और अचानक से बहरेपन की बात आ गई। ये कनेक्शन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन इसे मेडिकल भाषा में ओटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। ओटोटॉक्सिसिटी? हाँ, ये मुख्य रूप से हाई सीलिंग ड्यूरेटिक्स के साथ देखा जाता है, जैसे कि फ्यूरोसिमाइड। जब हम आईसीयू जैसी गंभीर स्थिति की बात करते हैं, अगर किसी मरीज को ये दवा बहुत तेजी से इंजेक्शन के जरिए नसों में धकेल दी जाए तो ये सीधे कान पर असर डालती है। कान के अंदर? कैसे? हमारे कान के अंदर बहुत ही नाजुक हेयर सेल्स होते हैं जो आवाज की तरंगों को दिमाग तक पहुंचाते हैं। तो क्या ये दवा उन नाजुक हेयर सेल्स को डैमेज कर देती है? हाँ, अगर दवा बहुत तेजी से दी जाए तो वो उन सेल्स के आसपास के केमिकल बैलेंस को पूरी तरह बिगाड़ देती है, जिससे मरीज को अस्थायी या कुछ मामलों में अस्थायी बहरापन भी आ सकता है। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। इसीलिए नर्सों को हमेशा सख्त हिदायत होती है कि फ्यूरोसेमाइड का इंजेक्शन बहुत धीरे धीरे कई मिनटों में दिया जाए। ये एक बहुत ही गंभीर तस्वीर है, कैसे एक छोटी सी गलती से कान डैमेज हो सकते हैं। और एक और साइड इफेक्ट जिसने मुझे पूरी तरह चौंका दिया, वो स्पाइरोनोलेक्टोन से जुड़ा है। ओ, गायनेकोमास्टिया वाला हिस्सा। हाँ, नोट्स कहते हैं कि इससे पुरुषों में ब्रेस्ट टिश्यू का बढ़ना शुरू हो सकता है। रुकिए, एक पानी निकालने वाली दवा का हार्मोन से क्या लेना देना है? ये सब कैसे हो रहा है? इसके पीछे की केमिस्ट्री किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। स्पाइरोनोलैक्टोन असल में एक हार्मोन एल्डोस्टेरॉन को ब्लॉक करके काम करता है। ये हार्मोन शरीर में नमक रोकने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आया। लेकिन दिक्कत ये है कि स्पाइरोनोलैक्टोन का जो स्ट्रक्चर है, यानी उसकी रासायनिक संरचना, वो एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की संरचना से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। एस्ट्रोजन, जो महिलाओं का हार्मोन है। तो क्या दवा शरीर में जाके रूप बदल लेती है? एक तरह से हाँ। जब ये दवा शरीर में जाती है तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इस दवा को देखकर पूरी तरह धोखा खा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे, ये तो एस्ट्रोजन है। ओह। इसलिए ये दवा गलती से एक महिला हार्मोन जैसा प्रभाव पैदा कर देती है। यही कारण है कि पुरुषों में ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ने लगते हैं और महिलाओं में भी पीरियड की साइकिल बिगड़ सकती है। तो इसका समाधान क्या है? मतलब क्या मरीज को इस जरूरी दवा को लेना बंद कर देना चाहिए और अपनी दिल की बीमारी से जूझते रहना चाहिए? नहीं, यहीं पर मॉडर्न फार्माकोलॉजी काम आती है। चिकित्सा विज्ञान ने इसका एक बेहतर और ज्यादा सटीक विकल्प खोज निकाला है, एप्लीरेनॉन। एप्लीरेनॉन? हाँ, ये दवा भी बिल्कुल स्पाइरोनोलैक्टोन की तरह ही काम करती है, लेकिन ये एक स्नाइपर की तरह ज्यादा सिलेक्टिव है। स्नाइपर की तरह? मतलब एकदम सटीक निशाना? एग्जैक्टली। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य एल्डोस्टेरॉन पर वार करती है और गलती से भी एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करती। इसलिए ये खतरनाक साइड इफेक्ट इसमें नहीं देखा जाता। वाह, इतने खतरनाक साइड इफेक्ट्स, कानों का डैमेज, हार्मोन्स की उथल-पुथल, ये सब जानने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। पूछिए। असली जीवन में, उस क्लिनिकल युद्ध क्षेत्र में, चाहे वो इमरजेंसी रूम की अफरा तफरी हो या शांति से भरी ओपीडी, डॉक्टर इन दवाओं की फौज में से सही सैनिक कैसे चुनते हैं ताकि मरीज की जान भी बच जाए और कोई नई आपदा भी ना आए? यही वो जगह है जहां फार्माकोलॉजी की थ्योरी और एक डॉक्टर का क्लिनिकल अनुभव आपस में मिलते हैं। डॉक्टर स्थिति की गंभीरता देखकर दवा चुनते हैं। चलिए पहले इमरजेंसी वार्ड की बात करते हैं, जहां हर एक सेकंड कीमती होता है। बिल्कुल। कल्पना करें कि एक मरीज इमरजेंसी में आता है। उसकी सांस पूरी तरह फूल रही है, वो हाँफ रहा है क्योंकि उसके फेफड़ों में पानी भरा हुआ है।
वो अपने ही शरीर के पानी में डूब रहा है। इसे पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। ऐसी स्थिति में तो किसी बहुत ही तेज और आक्रामक दवा की जरूरत होगी जो तुरंत काम शुरू कर दे। हाँ, वहाँ डॉक्टर बिना सोचे फ्यूरोसेमाइड का इंजेक्शन ऑर्डर करते हैं। हमने पहले बात की थी कि एक हाई सीलिंग ड्यूरेटिक है। इसका मतलब है कि इसकी क्षमता की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। मतलब डोज बढ़ाएंगे तो असर भी बढ़ेगा। एकदम सही। ये खून में जाते ही कुछ ही मिनटों में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। ये तेजी से फेफड़ों से पानी को बाहर खींचकर उसे यूरिन में बदल देती है और मरीज कुछ ही मिनटों में फिर से सांस ले पाता है। और एक और बहुत डरावनी इमरजेंसी का जिक्र नोट्स में है, सिर की चोट या ब्रेन हेमरेज। हाँ, ब्रेन स्वेलिंग। अगर किसी का भयानक एक्सीडेंट हुआ हो और दिमाग में सूजन आ गई हो तो वहां स्थिति फेफड़ों से बिल्कुल अलग होती है ना? बहुत अलग, क्योंकि दिमाग एक बहुत ही सुरक्षित किले की तरह है। उस किले के चारों ओर ब्लड ब्रेन बैरियर नाम की एक बहुत ही सख्त सुरक्षा दीवार होती है जो किसी को अंदर नहीं जाने देती। बिल्कुल, वो किसी भी आम रसायन या दवा को दिमाग में घुसने ही नहीं देती। ऐसे में फ्यूरोसेमाइड उस दीवार को पार नहीं कर सकता, तो वहां डॉक्टर मैनेटोल नाम की दवा का इस्तेमाल करते हैं। मैनेटोल, ये तो एक ऑस्मोटिक ड्यूरेटिक है ना? जहां तक मुझे याद है, ऑस्मोसिस वो प्रक्रिया है जिसमें पानी एक स्पंज की तरह ज्यादा गाढ़े घोल की तरफ खिंचता है। आपने बिल्कुल सही याद रखा है। तो क्या ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पार किए बिना ही काम करता है? एग्जैक्टली। मैनेटोल दिमाग के अंदर बिल्कुल नहीं जाता, ये खून में मौजूद रहता है और खून को बहुत गाढ़ा बना देता है। फिर क्या होता है? ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के जरिए ये दिमाग के दीवार के बाहर खड़े होकर एक बहुत शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है। ये दिमाग के अंदर के फालतू पानी को दीवार के पार से खींचकर खून में ले आता है। क्या बात है। और इससे सूजन कम हो जाती है और दिमाग पर पड़ रहा जानलेवा दबाव खत्म हो जाता है। ये सच में एक जादुई प्रक्रिया है। फ्यूरोसेमाइड की इस स्वैट टीम वाली ताकत और मैनेटोल के जादू को देखकर तो लगता है कि हर मरीज को बस यही देना चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते। वही मैं सोच रहा था कि जब लड़ाई एक दिन की नहीं बल्कि सालों साल की हो, तब क्या ऐसी आक्रामक दवा शरीर को अंदर से तोड़ नहीं देगी? बिल्कुल तोड़ देगी। और यहीं पर ओपीडी के उन सिक्योरिटी गार्ड्स की एंट्री होती है जो मरीज रोजाना क्लिनिक आते हैं हाई ब्लड प्रेशर के साथ। वहां तो इतनी जल्दबाजी नहीं होती। वहां हमें एक शांत और लंबा असर चाहिए होता है। नोट्स बताते हैं कि वहां क्लोरथाइलेडोन या हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। हाँ, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों में जो लंबे समय तक चलती हैं, हमें दरवाजा तोड़ने वाली तेज दवा नहीं चाहिए। ये थियाजाइड दवाइयाँ ब्लड प्रेशर को पूरे दिन कंट्रोल में रखती हैं, बिना शरीर को अचानक झटके दिए। और अगर ब्लड प्रेशर के साथ किसी मरीज को हार्ट फेलियर भी हो तो डॉक्टर उसमें स्पाइरोनोलैक्टोन भी जोड़ देते हैं। नोट्स में एक बहुत भारी शब्द इस्तेमाल हुआ है कि ये दिल की रीमॉडलिंग को रोकता है। हाँ, ये कार्डियोलॉजी का एक बहुत ही सुंदर टर्म है। ये रीमॉडलिंग क्या है? क्या दिल कोई घर है जिसे दोबारा बनाया जा रहा है? आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। रीमॉडलिंग का मतलब है दिल की बनावट का खराब होना। जब दिल कमजोर होता है तो वो एक थके हुए मजदूर की तरह होता है जिससे शरीर बहुत ज्यादा काम करवा रहा है। इस भारी दबाव को झेलने के लिए दिल की मांसपेशियां मोटी, सख्त और बेडौल होने लगती हैं। यही रीमॉडलिंग है। और एक मोटा और सख्त दिल अच्छे से धड़क नहीं सकता। तो स्पाइरोनोलैक्टोन वहां क्या करता है? वो उस खतरनाक सिग्नल को ही रोक देता है जो दिल को इस तरह खराब और सख्त होने के लिए उकसाता है। तो ये सिर्फ पानी नहीं निकालता, ये दिल के आकार और उसकी बनावट को बिगड़ने से बचाता है। इन दोनों स्थितियों की तुलना करते हुए मुझे एक ख्याल आ रहा है। इमरजेंसी रूम की स्वैट टीम और ओपीडी का सिक्योरिटी गार्ड, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनके तरीके बिल्कुल अलग हैं। बहुत उम्दा एनालॉजी आपकी। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की बात तो ठीक है। तब क्या होता है जब गार्ड ही काम करना बंद कर दे या गार्ड ही सो जाए? आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमारे स्रोतों के आखिरी हिस्से में स्पेशल फोर्सेस और इतिहास के पन्नों का जिक्र है। एक ऐसी स्थिति जब शरीर इन शक्तिशाली दवाओं के खिलाफ ही खड़ा हो जाता है। हाँ, इसे ड्यूरेटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक मरीज महीनों या सालों से फ्यूरोसेमाइड ले रहा है और अचानक वो दवा काम करना बंद कर देती है और मरीज के शरीर में फिर से पानी भरने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या दवा पुरानी हो जाती है या एक्सपायर हो जाती है? दवा एकदम ठीक होती है, लेकिन हमारा शरीर बहुत चालाक है।
किडनी को धीरे धीरे एहसास हो जाता है कि फ्यूरोसेमाइड उसके एक हिस्से से लगातार पानी बाहर निकाल रहा है। तो किडनी क्या करती है? तो किडनी उस हिस्से को नजरअंदाज करके अपने किसी दूसरे हिस्से से उस पानी और नमक को वापस सोखना शुरू कर देती है। किडनी दवा को चकमा देना सीख जाती है। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति होगी। तब डॉक्टर क्या करते हैं? क्या वे बस डोज बढ़ाते जाते हैं? डोज बढ़ाना हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि उससे साइड इफेक्ट्स बढ़ेंगे। तब डॉक्टर स्पेशल फोर्स को बुलाते हैं, मेट्रोलिजोन। हाँ, मेट्रोलिजोन अपने आप में बहुत ताकतवर डायूरेटिक नहीं है, लेकिन जब इसे फ्यूरोसेमाइड के साथ जोड़ दिया जाता है तो ये एक सिनर्जिस्टिक असर पैदा करता है। मतलब 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो क्या वे दोनों मिलकर एक पिंसर अटैक करते हैं, दोनों तरफ से हमला? बिल्कुल। मेट्रोलिजोन किडनी के उस दूसरे हिस्से को भी ब्लॉक कर देता है जहां से वो चालाकी से पानी वापस सोख रही थी। जब दोनों रास्ते बंद हो जाते हैं तो फ्यूरोसेमाइड फिर से अपना काम पूरी ताकत से करने लगता है और शरीर से सारा फालतू पानी बाहर आ जाता है। कमाल है। और एक और खास दवा का जिक्र है, इंडापेमाइड। इसे उन ब्लड प्रेशर के मरीजों को दिया जाता है जिन्हें हल्की किडनी की बीमारी भी हो। हाँ, क्योंकि इंडापेमाइड का एक दोहरा फायदा है। ये पानी तो निकालता ही है, लेकिन साथ ही ये नसों को फैलाने का काम भी करता है, जिसे वैसोडाइलेशन कहते हैं। तो जब नसें चौड़ी हो जाती हैं तो खून का बहाव आसान हो जाता है। एग्जैक्टली, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है और उस बेचारी कमजोर किडनी पर भी दबाव काफी कम पड़ता है। ये देखकर सच में बहुत अच्छा लगता है कि आज चिकित्सा विज्ञान के पास इतने स्मार्ट विकल्प मौजूद हैं। लेकिन नोट्स का जो हिस्ट्री वॉल्ट वाला हिस्सा है वो बताता है कि हम रातों रात इस सुरक्षित स्थिति तक नहीं पहुंचे। बिल्कुल नहीं, इतिहास बहुत डार्क रहा है। हाँ, आज हम जिन स्मार्ट विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पहले चिकित्सा विज्ञान ने बहुत बड़ी और खौफनाक गलतियां की हैं। इतिहास की किताबों में दर्ज कुछ दवाइयां इस बात का सबूत हैं कि विज्ञान हमेशा सीधा नहीं चला। जैसे कि एथाक्राइनिक एसिड नाम की दवा। वो क्या थी? 60 के दशक में ये एक बहुत ही शक्तिशाली लूप ड्यूरेटिक था, लेकिन इसकी ओटोटॉक्सिसिटी यानी कानों को नुकसान पहुंचाने की दर इतनी ज्यादा और खतरनाक थी कि कई मरीज हमेशा के लिए बहरे हो जाते थे। बाप रे। इसीलिए आधुनिक दवाओं ने इसे पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया और अब इसका इस्तेमाल लगभग बंद ही है। लेकिन एथाक्राइनिक एसिड से भी ज्यादा डरावना नाम एक और है जिसका मैंने एकदम शुरुआत में जिक्र किया था, ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स। हाँ, मर्सेलिल जैसी दवाइयाँ। मतलब स्रोतों में साफ लिखा है कि पुराने समय में पारे यानी मरकरी से बने डायरेटिक्स इस्तेमाल होते थे। किडनी को बचाने के लिए पारे जैसी जहरीली चीज शरीर में डालना एक बुरे सपने जैसा लगता है। ये आज हमें बुरा सपना लग सकता है। पारा तो खुद किडनी की कोशिकाओं को गला देता है। लेकिन हमें उस समय के डॉक्टरों की बेबसी को भी समझना होगा। उस समय चिकित्सा विज्ञान के पास कोई और विकल्प नहीं था। वो भी है। जब किसी मरीज के फेफड़ों में पानी भर रहा हो, वो बिस्तर पर लेटे लेटे अपने ही शरीर के पानी में डूबकर मर रहा हो, तो डॉक्टर किसी भी तरह उस पानी को बाहर निकालना चाहते थे। तो पारा पानी निकाल देता था? हाँ, पारा पानी तो निकाल देता था, लेकिन साथ ही किडनी को भी मार देता था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि चिकित्सा विज्ञान कितना ट्रायल और एरर से गुजरा है। और शायद उसी जहरीले प्रभाव ने वैज्ञानिकों को मजबूर किया होगा कि वे कुछ नया खोजें। बिल्कुल, उसी हताशा भरी खोज का नतीजा आज की ये स्मार्ट आधुनिक ड्यूरेटिक दवाइयां हैं। ये वाकई एक लंबा और रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर रहा है। जहरीले पारे के इंजेक्शन से लेकर आज की उन स्मार्ट दवाओं तक जो सिर्फ वहीं वार करती हैं जहां जरूरत होती है, बिना दूसरे अंगों को बर्बाद किए। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये बात एकदम साफ है कि ये विषय सिर्फ शरीर से पानी कम करने के बारे में नहीं है। एकदम सही कहा आपने। ड्यूरेटिक्स वास्तव में शरीर के अंदरूनी संतुलन को हैक करने का एक मास्टर क्लास है। ये दवाइयां इमरजेंसी में किसी डूबते हुए इंसान की तरह फेफड़ों से पानी बाहर निकालकर मिनटों में जान बचा सकती हैं। लेकिन इसके लिए डॉक्टर को इलेक्ट्रोलाइट्स और पीएच के साथ शतरंज खेलना पड़ता है। हाँ, एक बहुत ही बारीक और खतरनाक शतरंज। एक गलत चाल और पोटेशियम गिर सकता है, यूरिक एसिड बढ़कर गठिया ला सकता है या खून ज्यादा एसिडिक हो सकता है। ये एक ऐसा युद्ध है जो रोजाना अस्पतालों में लड़ा जाता है। ये सच में एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। आज की इस चर्चा ने वाकई इस पूरे विषय को देखने का नजरिया बदल दिया है। वो शुरुआत वाली एक्वेरियम की एनोलॉजी अब और भी गहरी और सच्ची लगती है कि पानी साफ करना जरूरी है, लेकिन मछलियों का ध्यान रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली, वरना एक्वेरियम ही खत्म हो जाएगा।
इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं यहाँ मौजूद स्रोतों से निकली एक बात पर विचार कर रहा हूँ जिसने मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। कौन सी बात? हमने ड्यूरेटिक रेजिस्टेंस के बारे में बात की कि कैसे शरीर अचानक उन शक्तिशाली दवाओं को चकमा देना और नजरअंदाज करना सीख जाता है जो सालों से काम कर रही थीं। हाँ, किडनी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वही तो, हमारी अपनी किडनी एक रास्ता बंद होने पर कोई दूसरा खामोश रास्ता खोज लेती है। अब सोचिए, अगर हमारा शरीर इन बाहरी रसायनों के प्रभाव को पहचानकर उनका विरोध करना सीख सकता है, तो क्या हमारी अपनी ही कोशिकाएं उन तमाम आधुनिक दवाओं के खिलाफ भी एक खामोश जंग लड़ रही हैं जिन पर हम रोजाना निर्भर रहते हैं? ये सोचने वाली बात है। शरीर की ये रेजिस्टेंस की शक्ति, खुद को बचाने और पुराने संतुलन में वापस लौटने की ये असीम जिद वास्तव में कितनी रहस्यमयी और शक्तिशाली है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपने शरीर के बारे में गहराई से सोचने पे मजबूर कर सकता है। खैर, इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विषय के साथ। अक्सर जब हम मेडिकल साइंस या शरीर के काम करने के तरीके की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही सीधा सा गणित होता है। हाँ बिल्कुल, एकदम कॉज और इफेक्ट वाला लॉजिक। राइट, मतलब अगर कोई बीमारी है तो उसकी एक दवा होगी। जैसे सर दर्द है, एक गोली ली और दर्द गायब। ये कुछ ना एक मशीन की तरह लगता है। सही कहा। जहां आप बस सही बटन दबाते हैं और जो खराब पुर्जा है वो ठीक से काम करने लगता है और बात खत्म। ये सोचना बहुत आसान है। हम सब चाहते हैं कि हर मेडिकल प्रॉब्लम का एक सटीक समाधान हो, लेकिन यहीं पर इंसान का शरीर किसी भी आम मशीन से बिल्कुल अलग हो जाता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, मशीन कभी भी अपने खिलाफ होने वाले बदलावों से कुछ सीखती नहीं है, लेकिन ह्यूमन बॉडी यानी हमारा शरीर एक जीती जागती और खुद को ढालने वाली सिस्टम है। राइट, वो अडेप्ट करती है। बिल्कुल। जब आप इसके नेचुरल बैलेंस या संतुलन के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो ये अक्सर चुप नहीं बैठता, ये बकायदा पलटवार करता है। वाह, पलटवार। और आज के हमारे इस डीप डाइव में हम इसी पलटवार की कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये एक बहुत ही डीप और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्से में उतरेंगे, जो है डायूरेटिक्स यानी मूत्रवर्धक दवाइयाँ, जिसे आम भाषा में वाटर पिल्स भी कहते हैं। सही। हम हमारे पास जो डिटेल्ड नोट्स हैं उनके बेस पर समझेंगे कि जब शरीर की केमिस्ट्री इन दवाओं के खिलाफ बगावत कर देती है तो दवाएं आखिर काम करना क्यों बंद कर देती हैं। और सबसे जरूरी बात, जब ऐसा होता है तो डॉक्टर्स आखिर करते क्या है? ह्यूमन बॉडी के केमिकल्स को बदलने की एक आर्ट है। आर्ट है? बिल्कुल। जब हम किसी पेशेंट को दवा देते हैं तो हम असल में शरीर से कह रहे होते हैं कि भाई तुम अपना नॉर्मल काम करने का तरीका बदल दो। और शरीर को ये बात पसंद नहीं आती। सही पकड़ा आपने। और इस आर्ट में मास्टर बनने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हर दवा के काम करने का क्यों और कैसे क्या है। सिर्फ दवा का नाम याद रखना काफी नहीं है, आपको ये जानना होगा कि वो सेलुलर लेवल पर क्या कर रही है। तो चलिए सीधे इस क्लिनिकल रियलिटी में चलते हैं। इमेजिन कीजिए एक पेशेंट हार्ट फेलियर या बहुत ही सीवियर इडीमा के साथ हॉस्पिटल आता है। यानी उसके शरीर में बहुत ज्यादा फ्लूइड या पानी जमा हो गया। हाँ, और उसकी वजह से डॉक्टर उसे एक बहुत ही पावरफुल लूप डायूरेटिक देता है, जैसे कि फ्यूरोसेमाइड, जो कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऐसी सिचुएशन में। राइट। तो शुरू में सब ठीक लगता है, शरीर से वो एक्स्ट्रा पानी और नमक बाहर निकलने लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद दवा अचानक से काम करना बंद कर देती है। पानी निकलना रुक जाता है। हाँ, डॉक्टर डोज बढ़ाता है, फिर भी कोई असर नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे शरीर ने दवा को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। ऐसा क्यों होता है? इसे क्लिनिकल भाषा में डायूरेटिक रेजिस्टेंस या ब्रेकिंग इफेक्ट कहा जाता है। ये शरीर की एक बहुत ही चालाक प्रतिक्रिया है। ब्रेकिंग इफेक्ट जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाना? बिल्कुल वैसे ही। देखिए, किडनी का मेन काम क्या है? शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाए रखना। अब जब हम लंबे समय तक फ्यूरोसेमाइड देते हैं तो ये दवा किडनी के लूप ऑफ हेनली वाले हिस्से में सोडियम यानी नमक को सोखने से रोक देती है। ओके, तो नमक ब्लड में वापस नहीं जा पाता। सही। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि किडनी के इस ऊपरी हिस्से से बहुत सारा नमक बिना सोखे ही बहकर नीचे की तरफ आने लगता है। नीचे की तरफ मतलब डिस्टल ट्यूब्यूल में? हाँ, जिसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी कहते हैं, वहां नमक का फ्लड आ जाता है। अच्छा, इसको मैं एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करती हूँ। ये ना किसी फैक्ट्री के असेंबली लाइन जैसा लग रहा है। अच्छा, कैसे? जैसे अगर असेंबली लाइन का पहला वर्कर
जो कि यहाँ लूप ऑफ हेनले है, वो अचानक अपना काम करना छोड़ दे और सारा कच्चा माल बिना प्रोसेस किए आगे भेज दे, हाँ, तो क्या होगा? तो आगे जो दूसरा वर्कर खड़ा है वो उस सारे माल को संभालने के लिए मजबूर हो जाएगा, उस पे लोड बढ़ जाएगा। ये बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है। आगे जो वर्कर खड़ा है यानी हमारा डिस्टल ट्यूबुल, उसके पास अचानक से सोडियम का अंबार लग जाता है। वो सोचता है कि अचानक इतना नमक कहाँ से आ गया, और फिर वो दूसरा वर्कर उस काम को मैनेज करने के लिए ओवर टाइम करने लगता है ना। वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेता है। एकदम ठीक। अगर क्लिनिकल टर्म्स में देखें तो जब ऊपर से इतना सारा नमक बहकर आता है तो ये डिस्टल ट्यूब्यूल खुद को बचाने और उस एक्स्ट्रा नमक को वापस शरीर में सोखने के लिए अपना आकार बढ़ा कर लेता है। ओह वाह! वो लिटरली बड़ा हो जाता है। हाँ, इसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं। कोशिकाएं यानी सेल्स सचमुच बड़ी और ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, और इसका अल्टीमेट नतीजा ये होता है कि जो नमक फ्यूरोसेमाइड ने बाहर निकालने की कोशिश की थी, उसे ये डिस्टल ट्यूब्यूल वापस ब्लड में खींच लेता है। यानी दवा पूरी तरह से बेअसर हो गई। बिल्कुल। और यहाँ ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि शरीर इस दवा को एक खतरे की तरह देख रहा है। खतरा कैसे? क्योंकि फ्यूरोसेमाइड की वजह से शरीर का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो शरीर को लगता है कि उसमें पानी और नमक की कमी हो रही है, यानी वॉल्यूम डिप्लीशन। ये जो डिस्टल ट्यूब्यूल की हाइपरट्रॉफी है, ये बॉडी का अपना एवोल्यूशनरी डिफेंस मैकेनिज्म है जो उस दवा को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ये डॉक्टर्स के लिए तो सच में बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। बहुत बड़ा। तो फिर डॉक्टर इस ओवरटाइम करने वाले वर्कर को आखिर रोकते कैसे हैं? अगर मैं आपकी जगह हूं और मेरा पेशेंट इस तरह का ये ब्रेकिंग इफेक्ट दिखा रहा है, तो मैं इस हाइपरट्रॉफी वाले डिस्टल ट्यूब्यूल को कैसे चकमा दूंगी? यहीं पर हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी काम आती है, जिसे सीक्वेंशियल नेफ्रॉन ब्लॉकेड कहते हैं। सीक्वेंशियल नेफ्रॉन ब्लॉकेड सुनने में काफी हेवी टर्म लग रहा है। उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। देखिए, जब शरीर का सिस्टम एक जगह से दवा को फेल कर लेता है, तो डॉक्टर्स एक साथ कई मोर्चों पर हमला करते हैं। हम सिर्फ एक दवा पर डिपेंड रहने के बजाय दवाओं की एक टीम बनाते हैं। टीम वर्क, अच्छा। हाँ, इसमें आमतौर पर फ्यूरोसेमाइड के साथ मेटोलाजोन नाम की दवा दी जाती है। तो इसका मतलब ये नेफ्रॉन के सीक्वेंस का यानी उसकी बनावट का फायदा उठाने के बारे में है। बिल्कुल। नेफ्रॉन एक के बाद एक कई हिस्सों से मिलकर बना है। फ्यूरोसेमाइड जाकर पहले हिस्से यानी लूप ऑफ हेनले पर ताला लगाता है। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, डिस्टल ट्यूब्यूल उस नमक को वापस सोखने के लिए आगे खड़ा है। सही। इसीलिए हम मेटोलाजोन देते हैं। मेटोलाजोन का टारगेट खास तौर पर वही डिस्टल ट्यूब्यूल होता है, तो वो वहां जाकर उस दूसरे दरवाजे पर भी ताला जड़ देता है। ओह, तो ऊपर का दरवाजा भी बंद और नीचे का दरवाजा भी बंद? एग्जैक्टली। जब दोनों जगह से सोडियम के वापस शरीर में जाने का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है, तो उस नमक के पास यूरिन के रास्ते बाहर निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। ये तो मास्टर स्ट्रोक हो गया। लेकिन एक सेकंड, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्या ये रिस्क वाला काम नहीं है? कैसा रिस्क? मतलब अगर हम किडनी के सारे फिल्ट्रेशन वाले दरवाजे एक साथ बंद कर देंगे, तो क्या पेशेंट के शरीर से एकदम से बहुत ज्यादा पानी और जरूरी मिनरल्स नहीं निकल जाएंगे? ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है, और यही वजह है कि ये कदम बहुत सावधानी से उठाया जाता है। जब आप किसी का सीक्वेंशियल ब्लॉकेड करते हैं, तो शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बहुत तेजी से बिगड़ सकता है, खासकर पोटेशियम का लेवल, जो कि हार्ट के लिए क्रूशियल है। तो उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ता होगा लगातार। हाँ, ऐसे पेशेंट्स को इंटेंसिव केयर और लगातार मॉनिटरिंग में रखना जरूरी होता है। हम ऐसे ही किसी को ये कॉम्बिनेशन नहीं दे सकते। राइट। तो ये तो बात हो गई तब की जब शरीर बाकायदा रेजिस्टेंस दिखा रहा हो। लेकिन मेरे हिसाब से डायरेटिक्स हमेशा इसीलिए फेल नहीं होते होंगे कि किडनी बगावत कर रही है ना? बिल्कुल सही। कभी-कभी इसके रीजंस बहुत ही आम और प्रैक्टिकल होते हैं। इसके लिए डॉक्टर्स को एक पूरी चेकलिस्ट से गुजरना पड़ता है। चेकलिस्ट? कैसी चेकलिस्ट? जैसे कि पहला पॉइंट, पेशेंट का हाई सॉल्ट इंटेक। सोचिए, आप एक तरफ दवा देके नमक बाहर निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ पेशेंट घर जाके अपने खाने में दबा के नमक खा रहा है। हाँ, तो फिर दवा क्या करेगी? वही ना, दवा तो अपना काम कर रही है, पर पेशेंट खुद उसे बेअसर कर रहा है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये तो काफी ऑब्वियस लग रहा है, लेकिन इस लिस्ट में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हैं क्या? एक बहुत ही क्रिटिकल क्लिनिकल रीजन है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है NSAIDs का इस्तेमाल, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। यानी जो हम आम पेन किलर्स लेते हैं वो? हाँ, बिल्कुल वही। वेट, रियली?
ये हिस्सा मुझे सच में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। किसी ने घुटने के दर्द या सरदर्द के लिए एक आम सी पेन किलर ली, वो हार्ट फेलियर जैसे सीरियस केस में चल रही डायूरेटिक दवा को कैसे फेल कर सकती है? इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है ना, वो बहुत शानदार है। हमें थोड़ा बेसिक में जाना पड़ेगा। हाँ, प्लीज बताइए। डायरेटिक्स को काम करने के लिए किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स तक पहुंचना होता है। ओके। और वहां पहुंचने के लिए किडनी में ब्लड का फ्लो, यानी रीनल ब्लड फ्लो, उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। ओके, ब्लड के जरिए ही दवा वहां जाएगी? सही। अब हमारे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के केमिकल्स होते हैं। इनका काम क्या है? ये किडनी की तरफ जाने वाली खून की नलियों को, जिसे एफरेंट आर्टेरियोल्स कहते हैं, उनको चौड़ा या डायलेट करके रखते हैं, ताकि खून आराम से किडनी के अंदर जा सके। एग्जैक्टली। अब पेन किलर का क्या रोल है? जब पेशेंट दर्द कम करने के लिए एनएसएइड्स लेता है, तो ये दवाएं उन्हीं प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनने से रोक देती हैं। ओ, तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम बनेंगे तो वो ब्लड वेसल सिकुड़ जाएंगी? बिल्कुल, ब्लड वेसल सिकुड़ जाएंगी तो किडनी में खून का बहाव कम हो जाएगा, यानी आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या जीएफआर गिर जाएगा। आई सी। और जब ब्लड ही पूरी तरह से किडनी तक नहीं पहुंच रहा तो दवा भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंचेगी? एकदम ठीक पकड़ा आपने। दवा आएगी नहीं तो अपना काम शुरू कैसे करेगी? वाओ, ये तो मतलब ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे दवाइयां शरीर में अकेले या आइसोलेशन में काम नहीं करती, हर चीज जुड़ी हुई है। जी हाँ। इसके अलावा उस चेकलिस्ट में पुअर बायो अवेलेबिलिटी भी एक बड़ा रीजन होती है। वो क्या होता है? अगर पेशेंट को सीवियर एडिमा है तो उसके पेट या आंतों की लेयर में भी सूजन आ जाती है। अच्छा, तो वो पिल ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती? हाँ, पेट दवा को सोख ही नहीं पाता, तो गोली खाने का फायदा क्या? दवा ब्लड तक पहुंचेगी ही नहीं। ऐसे में हमें गोली बंद करके दवा को सीधे नसों में इंजेक्शन यानी आईवी के जरिए देना पड़ता है। मेक सेंस। और एक आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चेकलिस्ट में है थ्रेशोल्ड डोज का रूल। थ्रेशोल्ड डोज? हाँ, लूप डायूरेटिक्स ना ऑल और नन, यानी सब या कुछ नहीं के रूल पर काम करते हैं। एक मिनट, मुझे ये थ्रेशोल्ड वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब लग रहा है। I mean, मान लीजिए किसी दवा को असर करने के लिए 10 यूनिट की ताकत चाहिए। ठीक है। और हम पेशेंट को 9 यूनिट दे रहे हैं, तो क्या दवा थोड़ा सा भी असर नहीं करेगी? नहीं, असर बिल्कुल जीरो होगा। सच में? जीरो? हाँ। ये कोई लीनियर ग्राफ नहीं है कि आधी दवा दो तो आधा आराम आएगा। अच्छा। इन दवाओं को यूरिन में या ट्यूबुलर फ्लूइड में एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंचना होता है, ताकि वो सोडियम ट्रांसपोर्टर्स को जाकर ब्लॉक कर सकें। अगर वो कॉन्सेंट्रेशन लेवल हिट नहीं हुआ तो एक भी रिसेप्टर ब्लॉक नहीं होगा। मतलब जब तक आप उस थ्रेशोल्ड लाइन को क्रॉस नहीं करते, आगे कुछ नहीं होगा? बिल्कुल। इसीलिए कई बार जब दवा फेल होती है तो डॉक्टर्स डायरेक्टली डोज को डबल कर देते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर 9 यूनिट से असर नहीं हो रहा और डॉक्टर अचानक डोज को डबल करके सीधा 18 या 20 यूनिट कर देता है, तो क्या ये इतनी हैवी डोज किडनी को शॉक नहीं देगी? यही तो फार्माकोलॉजी का बैलेंस काम आता है। देखिए, अगर पेशेंट का किडनी फंक्शन या जीएफआर पहले से डाउन है, जैसे रीनल फेलियर शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बहुत कम दवा फिल्टर होकर किडनी के अंदर जा रही है। ओ, मैं समझी। इसीलिए हमें ब्लड में दवा का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, सीधा डबल, ताकि फिल्टर होने के बाद यूरिन वाले हिस्से में कम से कम उतनी दवा ज़रूर पहुंच जाए जो उस थ्रेशोल्ड को पार कर सके। वाह, इन सब मैकेनिज्म्स और रिस्क्स को सुनकर तो लग रहा है कि डायूरेटिक्स प्रिस्क्राइब करना किसी बारूदी सुरंग के बीच से गुजरने जैसा है। हाँ, कभी-कभी वैसा ही लगता है क्लिनिकल सेटिंग में। और सिर्फ डोसेज और मैकेनिज्म्स ही नहीं, इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स की जो लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसे याद रखना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर किसी डॉक्टर ने जल्दबाजी में गलत स्थिति में गलत दवा दे दी तो पेशेंट के लिए फेटल हो सकता है। सही कहा आपने। इसीलिए मेडिकल ट्रेनिंग के दौरान हम लोग मेनोमिक्स यानी याद रखने वाले ट्रिक्स का बहुत यूज करते हैं। राइट, एग्जाम मास्टर्स भी यही सिखाते हैं। क्योंकि जब आप इमरजेंसी रूम में होते हैं ना, तब आपके पास किताबें निकालकर चेक करने का वक्त नहीं होता। वो जानकारी तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में दिमाग में आनी चाहिए। तो इस डीप डाइव के नोट्स में लूप डायूरेटिक्स के साइड इफेक्ट्स को याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार निमोनिक है, और वो है ओ डैंग। हाँ, ये वर्ड ना अपने आप में ही किसी खतरे की घंटी जैसा लगता है। बिल्कुल। तो चलिए इस ओ डैंग के पीछे की जो एक्चुअल साइंस है उसे थोड़ा डिकोड करते हैं। मैं लेटर बोलती हूँ, आप उसका मीनिंग बताइए। डन।
तो सबसे पहले ओ से आता है ऑटोटॉक्सिसिटी, यानी बहरापन या सुनने में प्रॉब्लम। ये मुझे हमेशा हैरान करती है। मतलब एक दवा जो किडनी के लिए बनी है वो कानों को कैसे डैमेज कर सकती है? ये ह्यूमन एवोल्यूशन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। देखिए, किडनी के लूप ऑफ हेनले में जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जिसे NaK2Cl कहते हैं, जिन्हें ये दवा ब्लॉक करती है, हाँ, एग्जैक्टली वैसे ही सेम ट्रांसपोर्टर्स हमारे कान के अंदरूनी हिस्से यानी इनर ईयर में भी पाए जाते हैं। ओह वाओ। तो जब हम फ्यूरोसेमाइड की बहुत हैवी डोज देते हैं या उसे नसों में बहुत तेजी से इंजेक्ट करते हैं, तो वो ब्लड के जरिए कान में पहुंचकर उन ट्रांसपोर्टर्स को भी ब्लॉक कर देती है, जिससे पेशेंट को टेम्पररी या परमानेंट बहरापन हो सकता है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। H से आता है हाइपोकलीमिया, यानी शरीर में पोटेशियम का खतरनाक लेवल तक गिर जाना। हाँ, और ये बहुत कॉमन है। क्योंकि जब किडनी बहुत सारा सोडियम और पानी फोर्स से बाहर फेंकती है, तो उस फ्लो में बेचारा पोटेशियम भी शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे वॉश आउट इफेक्ट कहते हैं, है ना? जो कि काफी ऑब्वियस है क्योंकि पानी निकल रहा है। ए से है एलर्जी, खासकर सल्फर ड्रग्स वाली एलर्जी, क्योंकि ज्यादातर लूप डायरेटिक्स सल्फा बेस्ड होते हैं। हाँ, जिन्हें सल्फर से एलर्जी है उन्हें हम ये दवा नहीं दे सकते। ऐसे में एथैक्रोनिक एसिड नाम की दूसरी दवा दी जाती है। अच्छा, फिर एन से आता है नेफ्राइटिस, यानी किडनी में खुद सूजन आ जाना। और आखिरी जी से है गाउट। गाउट यानी जोड़ों में दर्द। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दवाइयाँ यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने से रोकती हैं, तो यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ता है, जॉइंट्स में जमा होता है और गाउट का अटैक आ जाता है। राइट, तो ये था ओडैंग। लेकिन इसी तरह थायाजाइड्स क्लास की जो दवाइयां हैं उनके लिए एक दूसरा निमोनिक है हमारे नोट्स में, वो है हाइपरग्लूक। हाँ, इसमें हाइपर का मतलब है किसी चीज का बढ़ जाना। तो थायाजाइड्स मुख्य रूप से किन चीजों को बढ़ाते हैं? ग्लूकोस यानी शुगर, लिपिड्स यानी कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और कैल्शियम। एकदम सही। यहाँ पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ ना कैल्शियम को लेकर एक बहुत बड़ा क्लिनिकल कॉन्ट्रास्ट है, जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या? देखिए, लूप डायोरेटिक्स शरीर से कैल्शियम को बाहर निकालते हैं, लेकिन थायाजाइड्स जो हैं वो शरीर में कैल्शियम को बढ़ा देते हैं। दोनों डायोरेटिक्स होकर उल्टे डायरेक्शन में काम क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत ही सटल पर जरूरी डिफरेंस है। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि दवा नेफ्रॉन की किस एग्जैक्ट लोकेशन पर काम कर रही है। अच्छा, जगह का फर्क है। हाँ, थायाजाइड्स काम करते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल पर। जब वो वहां जाकर सोडियम को रोकते हैं तो सेल के अंदर कैल्शियम का ग्रेडियंट बदल जाता है। तो क्या होता है फिर? तो शरीर एक दूसरे दरवाजे से, जिसे TRPV5 चैनल्स कहते हैं, वहां से कैल्शियम को खींचकर ब्लड में वापस भेजने लगता है। ये काफी कॉम्प्लेक्स सा सेलुलर एक्सचेंज है। और लूप डायरेटिक्स में? लूप डायरेटिक्स क्योंकि ऊपर लूप ऑफ हेनले पर काम कर रहे होते हैं, जहां अलग ट्रांसपोर्टर्स हैं, वहां ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं होता। इसीलिए वहां कैल्शियम बस यूरिन के साथ बाहर भेज जाता है। और ये छोटी सी डिटेल ना क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होती है। बिल्कुल होती है। जो चीज़ हमें इस डीप डाइव के सबसे फास्ट पेस हिस्से में ले आती है, हमारा रैपिड फायर सेक्शन, जिसे हम ड्रग ऑफ चॉइस भी कह सकते हैं। ये एग्जाम्स और रियल लाइफ दोनों के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। तो सीन ये है, जब सामने कोई सीरियस इलनेस हो तो डॉक्टर आखिर कौन सा हथियार चुनता है? मैं आपको सिचुएशंस दूंगी, आप बताइएगा कौन सी दवा बेस्ट है। रेडी? बिल्कुल। ओके, पहला केस। अगर किसी पेशेंट को अक्यूट पल्मोनरी एडिमा है, यानी उसको हार्ट फेलियर की वजह से अचानक फेफड़ों में, लंग्स में पानी भर गया है और उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो हम क्या देंगे? ऐसे केस में हमें सबसे तेज असर करने वाली दवा चाहिए, तो बेस्ट है IV फ्यूरोसेमाइड। IV यानी सीधा नसों में? हाँ, क्योंकि ये ना सिर्फ तुरंत यूरिन बनाती है, बल्कि, और ये कम लोग जानते हैं, ये नसों को थोड़ा चौड़ा भी करती है, जिसे वीनोडायलेशन कहते हैं। ओह, तो दिल पर प्रेशर कम हो जाता होगा। एग्जैक्टली, दिल और लंग्स दोनों पर से प्रीलोड तुरंत कम हो जाता है। बेहतरीन। दूसरा केस, अगर मामला सेरेब्रल एडीमा का हो, यानी किसी एक्सीडेंट की वजह से या ट्यूमर की वजह से ब्रेन में सूजन आ गई हो। अब देखिए, वहां पर फुरोसेमाइड काम नहीं करेगा। ब्रेन के लिए हमें IV मैनेटॉल देना होगा। फिरोसेमाइड क्यों नहीं? क्योंकि मैनेटॉल का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये एक ऑस्मोटिक डायरेटिक है।
ऑस्मोटिक? हाँ, ये किसी रिसेप्टर से जाकर नहीं जुड़ता। ये ब्लड में जाता है और ब्लड ब्रेन बैरियर के आर पार एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है। यानी फिजिक्स वाला ऑस्मोसिस? बिल्कुल वही। ये सचमुच एक स्पंज की तरह ब्रेन के उस सूजे हुए टिश्यू से पानी को सोख कर ब्लड में खींच लाता है और फिर उसे सीधा किडनी के रास्ते बाहर फेंक देता है। वाह, माइंड ब्लोइंग। तीसरा सिचुएशन, अगर आंखों में प्रेशर बढ़ जाए, जिसे हम ग्लूकोमा कहते हैं, तब क्या करते हैं? ग्लूकोमा के लिए स्टैंडर्ड ड्रग ऑफ चॉइस है एसिटाजोलामाइड। ये इतना स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि ये दवा कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम के एंजाइम को जाके ब्लॉक करती है। हमारी आंखें इसी एंजाइम का यूज करके अपने अंदर का पानी यानी एक्वस ह्यूमर बनाती हैं। जब एंजाइम ही ब्लॉक हो गया तो आंख में फ्लूइड बनना कम हो जाएगा और प्रेशर अपने आप नॉर्मल आ जाएगा। और इसमें एक मज़ेदार बात और है मेरे नोट्स में कि यही सेम दवा एसिटाजोलामाइड माउंटेन सिकनेस में भी यूज होती है। हाँ, जब लोग हाई एल्टीट्यूड पर पहाड़ों पर जाते हैं। राइट। तो पहाड़ों पर किसी को डायरेटिक दवा क्यों दे रहे हैं हम? ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। वहां पर ये दवा एंजाइम को ब्लॉक करके यूरिन के रास्ते बाइकार्बोनेट को शरीर से बाहर निकाल देती है। अब बाइकार्बोनेट निकालने से ब्लड थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, जिसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। सही। और ये थोड़ा सा एसिडिक ब्लड ना ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर को एक इमरजेंसी सिग्नल देता है कि भाई तेज सांस लो। वो पेशेंट अपने आप गहरी और तेज सांसें लेने लगता है, ज्यादा ऑक्सीजन खींचता है और हाइट पर उसको एक्लिमेटाइज होने में मदद मिलती है। शरीर की ये जो हैकिंग है सच में हैरत अंगेज है। एक और केस देखते हैं, सिरोसिस विद असाइटिस, यानी लिवर की खराब बीमारी जिसमें पेट में लीटरों पानी भर जाता है। यहाँ स्पाइरोनोलैक्टोन का बड़ा जिक्र आता है। क्योंकि लिवर सिरोसिस में पेशेंट का शरीर एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में बनाने लगता है और इस हार्मोन का काम ही है पानी और नमक को जकड़ के रखना। अच्छा, तो स्पाइरोनोलैक्टोन क्या करता है? वो सीधे जाकर उस एल्डोस्टेरोन हार्मोन के रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है, रूट कॉज पर अटैक करता है। और एक आखिरी केस, वही कैल्शियम वाला जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। अगर किसी पेशेंट को बार बार किडनी स्टोन्स बन रहे हैं, जिसे आइडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया कहते हैं, तो वहाँ क्या देंगे? वहाँ थायाजाइड्स काम आएंगे, क्योंकि हमने अभी देखा थायाजाइड्स ब्लड में कैल्शियम बढ़ाते हैं। जिसका मतलब है कि वो कैल्शियम को यूरिन में जाने से रोक रहे हैं। एग्जैक्टली। और जब यूरिन में कैल्शियम जाएगा ही नहीं तो पथरी यानी किडनी स्टोन बनेंगे कैसे? आपने बेसिकली दवा के एक साइड इफेक्ट को पकड़ा और उसे एक दूसरी बीमारी का इलाज बना दिया। यही तो ऐसी चीज है जो ना मुझे क्लिनिकल मेडिसिन के बारे में सबसे खूबसूरत लगती है। हर मैकेनिज्म का एक स्पेसिफिक मकसद है, हमें बस ये ढूंढना है कि कौन सा पुर्जा कहाँ फिट होगा। बिल्कुल। और चलते चलते एक और छोटा सा निमोनिक याद रखना चाहिए, सीट। ओके। ये किस लिए? ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के लिए है, यानी वो दवाएं जो पोटेशियम को शरीर से निकालने नहीं देती। एस से स्पाइरोनोलैक्टोन, ई से एप्लिनरोन, ए से एमिलोराइड और टी से ट्रायोम्टरीन। अच्छा, क्योंकि लूप और थायजाइड दोनों से तो पोटेशियम कम हो रहा था ना। हाँ, तो जब किसी पेशेंट में पोटेशियम बहुत गिरने लगता है तो डॉक्टर्स लूप या थायजाइड के साथ इन सीटी दवाओं में से किसी एक को जोड़ देते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमने आज के इस डीप डाइव में एक सच में बहुत ही रोमांचक सफर तय किया है। बिल्कुल किया है। हमने देखा कि दवाएं जो हैं वो सिर्फ एक जादू की गोली नहीं है। जब आप फ्यूरोसमाइड जैसी पावरफुल दवा देते हैं तो शरीर शांति से नहीं बैठता, वो अपने डिस्टल ट्यूब्यूल को बड़ा करके हाइपरट्रोफी करके पलटवार करता है। और फिर डॉक्टर्स को सीक्वेंशियल ब्लॉकेड का वो चक्रव्यूह रचना पड़ता है। राइट। हमने ये भी समझा कि कैसे आपके घुटने के दर्द की एक आम सी पेन किलर उस पूरे डायूरेटिक थेरेपी पर पानी फेर सकती है, और बाकायदा देखा कि ओजी डैंग और हाइपर ग्लूको जैसे टर्म्स के पीछे की गहरी साइंस आखिर क्या है। देखिए, ये पूरी की पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बेसिक पर ज़रूरी बात याद दिलाती है कि इंसान का शरीर एक पैसिव रिसीवर नहीं है। वो हर बाहरी केमिकल पर एक बहुत ही कैलकुलेटेड रिएक्शन देता है। और आपकी इसी बात से मेरे दिमाग में एक आखिरी विचार आ रहा है, एक ऐसा सवाल जो मैं अपने श्रोताओं के लिए यहाँ छोड़ना चाहूंगी। कैसा सवाल? देखिए, अभी हमने समझा कि कैसे हमारी किडनी सिर्फ कुछ ही हफ्तों में एक दवा के खिलाफ बगावत कर देती है, अपना साइज बढ़ा लेती है ताकि वो अपना नेचुरल स्टेट वापस पा सके, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो जरा सोचिए, अगर हमारा शरीर किसी मेडिकल दवा को लेकर
इतनी जल्दी अपना स्ट्रक्चर बदल सकता है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा शरीर हमारी रोजमर्रा की आम आदतों के खिलाफ भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ रिएक्ट कर रहा हो? ये इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। मतलब हम जो रोज सुबह शाम इतनी कैफीन पीते हैं या प्रोसेस्ड शुगर खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, क्या उससे हमारी मेटाबॉलिक सिस्टम, हमारा लिवर, हमारी सेल्स अंदर ही अंदर खुद को रिवायर नहीं कर रही होंगी? ये एक बहुत वैलिड थॉट है। क्या हमारी ये छोटी छोटी आदतें भी शरीर के अंदर एक वैसा ही साइलेंट ब्रेकिंग इफेक्ट तो नहीं पैदा कर रही, जिसके बारे में हमें तब तक अंदाजा नहीं लगता जब तक कि पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश नहीं हो जाता? ये सच में एक डीप और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। बिल्कुल। और ये सवाल हमें इस बात पर ध्यान देने को जरूर कहेगा कि हम हर दिन अपनी इस जटिल, इस कॉम्प्लेक्स मशीन को आखिर कैसा इनपुट दे रहे हैं। खैर, इस डीप डाइव को हम यहीं पर रोकते हैं। इस इंटरेस्टिंग चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, मजा आया। एक स्थिति की कल्पना करते हैं। ठीक है। एक मरीज अस्पताल में भर्ती है। उसे किसी गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और रूटीन एंटीबायोटिक दी जाती है। जो कि अस्पतालों में बहुत आम है। बिल्कुल। और फिर कुछ घंटों बाद उसके फेफड़ों को साफ रखने के लिए या शरीर से पानी निकालने के लिए एक और रूटीन इंजेक्शन लगा दिया जाता है। दोनों दवाइयां अपना अपना काम करने के लिए जानी जाती हैं। सही। दोनों अपने आप में जीवन रक्षक हैं। लेकिन अगली सुबह एक खौफनाक घटना होती है। वो मरीज हमेशा के लिए बहरा हो चुका है। मतलब उसकी सुनने की क्षमता पूरी तरह से जा चुकी है। अरे बाप रे। हाँ, दवाइयों ने इन्फेक्शन तो खत्म कर दिया, लेकिन शरीर के अंदर आपस में ही एक ऐसा युद्ध छेड़ दिया जिसने इंसान के कम्युनिकेशन टावर को ही उड़ा दिया। और क्लिनिकल दुनिया में इसी भयानक स्थिति को कॉन्ट्राइंडिकेशन कहा जाता है। मतलब वो स्थिति जहां कोई दवा बिल्कुल वर्जित होती है। तो ये सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि क्या देना है। बिल्कुल नहीं। अक्सर लोगों को लगता है कि मेडिकल साइंस सिर्फ ये जानने का नाम है कि बीमारी होने पर कौन सी दवा देनी है। एक पर्चा है और बस दवा दे दी। लेकिन एक बेहतरीन डॉक्टर की पहचान ये है कि वो जानता है कि कौन सी दवा किस दूसरी दवा के साथ बिल्कुल नहीं देनी है। क्योंकि शरीर कोई मशीन नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल रासायनिक फैक्ट्री है जहां दो जीवन रक्षक रसायन मिलकर एक साइलेंट किलर बन सकते हैं। 100% सही बात है। और इसीलिए आज की इस गहरी चर्चा में हम दवाओं के इसी आपसी टकराव का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मिशन है शरीर के अंदर बनने वाले उस कॉन्फ्लिक्ट जोन या टकराव के क्षेत्र को समझना। खासकर तब जब बात डायोरेटिक्स की आती है। हाँ, डायोरेटिक्स यानी वो दवाइयां जो शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक को बाहर निकालती हैं। जब ये दवाइयां शरीर के अंदर अन्य रसायनों से मिलती हैं तो जो तबाही मचती है ना, उसके पीछे का विज्ञान सच में बहुत चौंकाने वाला है। तो शुरुआत उसी बहरेपन वाले उदाहरण से करते हैं जो सीधे कान और दिमाग की नसों से जुड़ा है। मैं भी वही पूछने वाला था, ये हुआ कैसे? असल में अगर किसी मरीज को अमीनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप की एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं, जैसे कि जेंटामाइसिन या एमेकासिन, हाँ, ये बहुत ही शक्तिशाली दवाइयां हैं जो सीधे बैक्टीरिया के प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को रोकती हैं। अब अगर उसी मरीज की नसों में फुरोसेमाइड नाम का एक लूप ड्यूरेटिक डाल दिया जाए, जो पानी निकालने के काम आता है। बिल्कुल, तो ये ओटोटॉक्सिसिटी यानी कान के लिए जहरीलेपन का एक अचूक फॉर्मूला बन जाता है। तो ये ऐसा है कि दो अलग अलग सेनाएं बाहरी दुश्मन को मारने शरीर में भेजी गईं, लेकिन अंदर आकर उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया और शरीर के ही टावर पे बमबारी कर दी। बहुत सही उदाहरण है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? मतलब कान की नसें ही क्यों निशाना बनती हैं, दिल या फेफड़े क्यों नहीं? इसके पीछे का मैकेनिज्म बहुत दिलचस्प है। हमारे कान के अंदरूनी हिस्से में एक खास तरह का फ्लूइड होता है जिसे एंडोलिम्फ कहते हैं। अच्छा। ये फ्लूइड आवाज की तरंगों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलता है और हमारी 8वीं क्रेनियल नर्व के जरिए दिमाग तक भेजता है। तो लूप ड्यूरेटिक्स इस फ्लूइड को गड़बड़ कर देते हैं। हाँ, लूप ड्यूरेटिक्स इस फ्लूइड के संतुलन को बहुत तेजी से बदल देते हैं। और दूसरी तरफ जो वो एंटीबायोटिक्स हैं, वो कान के अंदर मौजूद नाजुक हेयर सेल्स के लिए पहले से ही थोड़े जहरीले होते हैं। ओह, तो ये एक डबल अटैक हो गया। बिल्कुल। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो कान के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर ढह जाता है। वो 8वीं क्रेनियल नर्व स्थायी रूप से डैमेज हो जाती है, जिससे परमानेंट बहरापन आ जाता है। ये सच में डरावना है कि सिर्फ एक गलत कॉम्बिनेशन जीवन भर का नुकसान कर सकता है। और शरीर की ये उलझन सिर्फ कान तक सीमित नहीं है। गुर्दे यानी किडनी के स्तर पर एक और बहुत बड़ा धोखा होता है।
किडनी, वहाँ क्या होता है? जो लोग मानसिक बीमारियों का इलाज करवा रहे होते हैं, विशेष रूप से बाइपोलर डिसऑर्डर का, उन्हें अक्सर लिथियम नाम की दवा दी जाती है। हाँ, लिथियम मूड को स्थिर रखने में बहुत अहम भूमिका निभाता है, ये तो हम जानते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब उस मरीज को ब्लड प्रेशर या किसी अन्य वजह से थियाजाइड्स दे दिए जाते हैं, जो कि एक तरह के ड्यूरेटिक्स हैं। सही कहा, और इनका मुख्य काम है किडनी के जरिए शरीर से सोडियम को बाहर धकेलना। तो सोडियम बाहर जा रहा है, लिथियम अंदर है, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जैसे ही शरीर से सोडियम बाहर निकलता है, शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को लगता है कि सोडियम का स्तर खतरनाक रूप से गिर रहा है। शरीर घबराहट में उस सोडियम को वापस सोखने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा धोखा सामने आता है ना? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप। तो लिथियम और सोडियम एक ही समूह में आते हैं, अल्कली मेटल्स। दोनों का रासायनिक ढांचा और गुण बहुत हद तक एक जैसे होते हैं। यही इसका सबसे अहम वैज्ञानिक पहलू है। तो क्या किडनी के केमिकल सेंसर्स के लिए ये दोनों एक जैसे दिखने वाले जुड़वा भाइयों की तरह हैं? एकदम सही। किडनी के सेंसर्स लिथियम और सोडियम के बीच का फर्क नहीं समझ पाते। जब शरीर सोडियम को बचाने की कोशिश करता है तो वो गलती से खून में मौजूद लिथियम को भारी मात्रा में वापस अंदर खींचने लगता है। मतलब किडनी सोच रही है कि वो सोडियम बचा रही है, लेकिन असल में वो लिथियम जमा कर रही है। हाँ, और कुछ ही समय में खून में लिथियम का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वो दिमाग और किडनी दोनों के लिए एक जानलेवा जहर बन जाता है। मरीज को झटके आ सकते हैं और वो कोमा में भी जा सकता है। शरीर का ये कंफ्यूजन तो खतरनाक है, लेकिन एक और इलेक्ट्रोलाइट है जो सोडियम और लिथियम की इस कहानी से भी बड़ा विलन बन सकता है। आप पोटेशियम की बात करें? बिल्कुल, इस पूरे टकराव को पोटेशियम पैराडॉक्स कहना गलत नहीं होगा। हाँ, ये सच में एक पैराडॉक्स है। मतलब एक तरफ पोटेशियम की कमी से शरीर में भूचाल आ जाता है और दूसरी तरफ इसकी अधिकता से सीधा मौत का खतरा मंडराने लगता है। क्योंकि पोटेशियम हमारे शरीर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जान है। हमारी हर कोशिका, विशेषकर हृदय की मांसपेशियों के काम करने का आधार यही पोटेशियम है। तो यहाँ वो डिगॉक्सिन नाम की दवा का विज्ञान समझना जरूरी हो जाता है। हाँ, डिगॉक्सिन एक ऐसी दवा है जो हार्ट फेलियर के मरीजों को दी जाती है ताकि उनका कमजोर दिल थोड़ी ज्यादा ताकत से धड़क सके। लेकिन जब इसके साथ लूप डायोरेटिक्स दिए जाते हैं तो डायोरेटिक्स शरीर से पानी के साथ साथ पोटेशियम को भी बहुत तेजी से बाहर निकाल देते हैं, जिससे हाइपोकैलीमिया यानी पोटेशियम की भारी कमी हो जाती है। और ये कमी डिगॉक्सिन को अचानक से एक जहर में बदल देती है। मैंने पढ़ा था कि इस स्थिति के जो लक्षण हैं वो किसी साइकेडेलिक ट्रिप जैसे लगते हैं। हाँ, मतलब मरीज को उल्टियां तो होती ही हैं, लेकिन उसकी आंखों के सामने पीले और हरे रंग के घेरे या धुंधलापन दिखने लगता है। येलो ग्रीन हेलोज, मतलब एक दिल की दवा अपना काम छोड़कर आंखों के सामने पीले हरे रंग के जाले क्यों बनाने लगती है? इसके पीछे सेलुलर बायोलॉजी का एक बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है। हमारी कोशिकाओं की सतह पर एक पंप होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। अच्छा। डिगॉक्सिन इसी पंप को ब्लॉक करके दिल की मांसपेशियों में कैल्शियम बढ़ाती है, जिससे दिल मजबूती से धड़कता है। लेकिन ये पंप सिर्फ दिल में नहीं होता, ये पंप हमारी आंखों के रेटिना और दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स में भी भारी मात्रा में मौजूद होता है। तो जब खून में पोटेशियम कम हो जाता है तो डिगॉक्सिन को रोकने वाला कोई नहीं बचता? बिल्कुल नहीं, वो रेटिना के पंप्स पर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है और वहां के फोटो रिसेप्टर्स को ओवर स्टिमुलेट कर देती है। ओह, तो वो पीली और हरी रोशनी सिर्फ कोई साधारण साइड इफेक्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दिमाग और आंखों का एक सायरन है, एक विजुअल अलार्म है कि सिस्टम में जहर फैल चुका है और सेलुलर पंप्स काम करना बंद कर चुके हैं। बिल्कुल सही। और ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। ये तो बात हुई पोटेशियम कम होने की। और बढ़ने पर क्या होता है? दूसरी तरफ हाइपोकैलीमिया यानी पोटेशियम बढ़ने का खतरा है। मान लीजिए किसी इंसान का ब्लड प्रेशर हाई है और उसे एनालिप्रिल या लोसार्टन जैसी ACE इनहिबिटर्स दवाइयां दी जा रही हैं। जो बीपी कम करती हैं। हाँ, ये दवाइयां किडनी के एक विशेष हार्मोनल सिस्टम को रोकती हैं, जिसके प्रभाव से शरीर में पोटेशियम का स्तर बढ़ने लगता है। और यहाँ अगर उस इंसान को पोटेशियम स्पेयरिंग ड्यूरेटिक दे दिया जाए, जैसे कि स्पिरोनोलैक्टोन, हाँ, इसके तो नाम में ही स्पेयरिंग है, मतलब ये शरीर से पोटेशियम को बाहर जाने से रोकता है। एक दवा पोटेशियम बढ़ा रही है और दूसरी उसे तिजोरी में बंद करके रख रही है। इसे शरीर के इलेक्ट्रिकल ग्रिड की तरह समझें। पोटेशियम उस ग्रिड का वोल्टेज तय करता है। अगर वोल्टेज बहुत गिर गया तो सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने लगता है, जैसा डिगॉक्सिन के केस में हुआ। सही। लेकिन अगर बीपी की वो दवा और स्पिरोनोलैक्टोन एक साथ दे दिए जाएं
तो पोटेशियम का स्तर इतना ऊपर चला जाता है कि पूरे ग्रिड का वोल्टेज अचानक से शूट कर जाता है। अरे बाप। इस ओवरलोड की वजह से दिल की मांसपेशियों के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जैम हो जाते हैं, एक भयानक एरिथमिया होता है और पूरा का पूरा ग्रिड ट्रिप कर जाता है। मतलब दिल की धड़कन तुरंत रुक सकती है। हाँ, जान जा सकती है। ये तो सच में एक बेहद नाजुक संतुलन है। लेकिन अब तक हमने जिन दवाओं की बात की, लिथियम, डिकॉक्सन, लूप डायरेटिक्स, ये सब गंभीर बीमारियों की दवाइयां हैं। सही बात है। लेकिन इस चर्चा का एक हिस्सा ऐसा है जो हर आम घर से जुड़ा है। मैं बात कर रहा हूं NSAIDs यानी पेन किलर्स की। ओहो, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। दर्द निवारक दवाइयां जैसे आइबुप्रोफेन या डाइक्लोफेनेक। मामूली सिर दर्द या कमर दर्द होने पर लोग इन्हें बिना सोचे समझे खा लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये साधारण सी दिखने वाली गोलियां अंदर जाकर जो खेल खेलती हैं वो हैरान करने वाला है। असल में पेन किलर्स का ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ टकराव शायद क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे आम और सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली समस्या है। ऐसा क्यों? देखिए, ड्यूरेटिक्स का मुख्य काम है किडनी के जरिए शरीर से पानी बाहर निकालना। लेकिन किडनी कोई साधारण छन्नी नहीं है, ये पाइप्स और ब्लड वेसल्स का एक बहुत ही जटिल नेटवर्क है। इन पाइप्स तक खून पहुंचाने वाली नलियों को चौड़ा और खुला रखने का काम प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के रसायन करते हैं। अगर इसे एक प्लम्बिंग सिस्टम की तरह देखा जाए तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो वाल्व्स हैं जो गुर्दे के पाइप्स को पूरा खुला रखते हैं ताकि ड्यूरेटिक नाम की मोटर वहां से पानी खींचकर बाहर निकाल सके। बेहतरीन उदाहरण। और पेन किलर्स का काम क्या है? उनका काम है कॉक्स एंजाइम्स को रोकना जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का निर्माण करते हैं। ओह, तो वाल्व बंद हो गए। हाँ, जब शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनते तो किडनी की खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं, वाल्व बंद हो जाते हैं। अब खून में ड्यूरेटिक दवा मौजूद तो है, वो पानी निकालने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन किडनी के दरवाजे ही बंद है। मतलब जो दवा हम सिर्फ एक सिर दर्द मिटाने के लिए ले रहे हैं वो असल में किडनी का पूरा रास्ता ब्लॉक कर रही है। बिल्कुल। उधर ड्यूरेटिक बेचारा धक्का मार रहा है पानी निकालने के लिए, तो शरीर के अंदर एक भयंकर ट्रैफिक जाम बन जाता होगा। हाँ, और नतीजा ये होता है कि शरीर में पानी और नमक जमा होने लगता है और ब्लड प्रेशर दोबारा से खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। इससे हृदय पर जो दबाव पड़ता होगा वो बहुत बड़ा होता होगा। ये एक अदृश्य महामारी की तरह है, क्योंकि लोग पेन किलर्स को टॉफी की तरह खाते हैं, ये जाने बिना कि वो अपनी लाखों रुपयों और सालों की कार्डियक टेयर को सिर्फ एक दर्द निवारक गोली से बर्बाद कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट है कि दवाइयां एक दूसरे के दुश्मन हो सकती हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जब मरीज का शरीर ही ड्यूरेटिक्स के खिलाफ बगावत कर देता है? हाँ, यहाँ कुछ बहुत ही कड़े स्टॉप साइंस या रेड फ्लैग्स उभर कर आते हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे गंभीर मामला है एलर्जी का, खासतौर पर सल्फा एलर्जी। सल्फा एलर्जी ये कैसे काम करती है? यहाँ रासायनिक संरचना यानी केमिकल स्ट्रक्चर का महत्व समझ आता है। एसिटाजोलामाइड, थियाजाइड्स और फुरोसिमाइड, ये तीनों ही अलग अलग प्रकार के ड्यूरेटिक्स हैं। लेकिन इन तीनों के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक चीज समान है, सल्फोनामाइड मोइटी यानी सल्फा ग्रुप। अच्छा। इंसानी इम्यून सिस्टम बहुत स्मार्ट होता है, वो दवाओं के नाम नहीं, उनका आकार और संरचना पहचानता है। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम सल्फा एंटीबायोटिक्स को एक खतरनाक दुश्मन मानता है। तो अगर किसी ऐसे इंसान को ये ड्यूरेटिक्स दे दिए जाएं जिसे सल्फा एलर्जी है, तो उसकी एंटीबॉडीज इस दवा के सल्फा ग्रुप को देख के तुरंत हमला कर देंगी? बिल्कुल। शरीर के मास्ट सेल्स फट पड़ेंगे और भारी मात्रा में हिस्टामाइन रिलीज होगा, जिसका सीधा परिणाम होता है भयंकर स्किन रैश या सबसे बुरी स्थिति में एनाफिलैक्सिस। हाँ, एनाफिलैक्सिस बहुत खतरनाक है। ये तो एक ऐसा तीव्र एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें सांस की नलियां पूरी तरह से सूजकर बंद हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर अचानक से 0 की तरफ गिरने लगता है। जान कुछ ही मिनटों में जा सकती है। लेकिन मेडिकल साइंस के पास हमेशा एक प्लान बी मौजूद होता है। ऐसी स्थिति के लिए एथैक्रेनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैसे अलग है? ये दवा उन मरीजों के लिए एक लाइफ सेवर है क्योंकि इसके रासायनिक ढांचे में वो कुख्यात सल्फा ग्रुप मौजूद ही नहीं होता। इम्यून सिस्टम इसे देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। अच्छा, ये बढ़िया है। इसके अलावा एक और बड़ा स्टॉप साइन है, लिवर की बीमारियां, विशेष रूप से लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस में मरीज के पेट में बहुत सारा तरल पदार्थ यानी पानी भर जाता है ना? हाँ, जिसे क्लिनिकल भाषा में एसाइटिस कहते तो हैं। एक सामान्य तर्क ये कहेगा कि क्योंकि ड्यूरेटिक्स का काम शरीर से पानी निकालना है,
तो ये दवा इस स्थिति में सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। पानी से भरा पेट है तो लूप ड्यूरेटिक का एक तेज इंजेक्शन लगाओ और सारा पानी बाहर निकाल दो। सुनने में तो ये लॉजिकल लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। अगर हम उस पुराने और कमजोर स्विमिंग पूल वाले लॉजिक को याद करें। हाँ, बताइए। मतलब अगर एक बहुत ही पावरफुल मोटर लगाकर उस जर्जर पूल का पानी अचानक से और बहुत तेजी से बाहर खींच लिया जाए, तो पानी के दबाव के अचानक कम होने से पूल की कमजोर दीवारें अंदर की तरफ ढह सकती हैं। बिल्कुल। और लिवर सिरोसिस वाले इंसान के शरीर में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब लूप डायरेटिक्स बहुत तेजी से ब्लड वॉल्यूम को कम करते हैं तो किडनी में खून का बहाव कम हो जाता है। लिवर पहले ही काम नहीं कर रहा है। ऐसे में अमोनिया और अन्य जहरीले तत्व जिन्हें लिवर फिल्टर नहीं कर पा रहा था, वो अचानक से खून में बहुत ज्यादा गाढ़े हो जाते हैं। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं। हाँ, और ये अमोनिया सीधे ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके दिमाग तक पहुंच जाता है। दिमाग के एस्ट्रोसाइट सूजने लगते हैं और मरीज हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी का शिकार हो जाता है। ये तो वो स्थिति है जहां इंसान कोमा में चला जाता है। हाँ, सही कहा। यही कारण है कि रियोसिलियोसिस में पानी को बहुत ही धीमी गति से बाहर निकालना पड़ता है। और इसीलिए स्पिरोनोलैक्टोन जैसी दवा यहाँ सबसे सुरक्षित विकल्प मानी जाती है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे और संयम के साथ काम करती है। बिल्कुल। और इसी तरह कुछ और भी रेड फ्लैग्स हैं, जैसे कि गर्भावस्था। प्रेगनेंसी में ड्यूरेटिक्स का क्या असर होता है? देखिए, गर्भावस्था के दौरान एक माँ के शरीर में खून का कुल वॉल्यूम काफी बढ़ा हुआ होना चाहिए। ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम ही प्लेसेंटा के जरिए पल रहे बच्चे तक पोषण और ऑक्सीजन धकेलता है। तो अगर ड्यूरेटिक्स देकर माँ के खून का वॉल्यूम कम कर दिया जाए तो प्लेसेंटा में खून का बहाव गंभीर रूप से गिर जाएगा, बच्चे का विकास रुक सकता है। ओहो। इसलिए ड्यूरेटिक्स गर्भावस्था में लगभग प्रतिबंधित है, सिवाय उन चुनिंदा मामलों के जहां मां को कोई जानलेवा कार्डियक समस्या हो। और इसके साथ ही मैंने सुना है गठिया या गाउट की बीमारी में भी सतर्क रहना पड़ता है। अब होता क्या है कि लूप और थियाजाइड ड्यूरेटिक्स किडनी के उसी रास्ते से बाहर निकलते हैं जहां से यूरिक एसिड निकलता है। तो वहां भी एक ट्रैफिक जाम लग जाता है। बिल्कुल। दवा तो निकल जाती है, लेकिन यूरिक एसिड शरीर के अंदर ही रह जाता है, जिससे गाउट का दर्द और भयंकर हो जाता है। मतलब एक और कॉम्प्लिकेशन। हाँ, और इसी तरह अनियंत्रित डायबिटीज में भी थियाजाइड्स ब्लड शुगर को और बढ़ा सकते हैं। इन तमाम जटिलताओं को देखते हुए ये समझना मुश्किल नहीं है कि एक डॉक्टर को दवा लिखते समय मरीज के पूरे मेडिकल इतिहास, उसकी किडनी, उसके लिवर और उसके जेनेटिक्स का एक साथ विश्लेषण करना पड़ता है। एक गलत चाल और पूरा सिस्टम ढह सकता है। बिल्कुल, ये कोई आसान काम नहीं है। तो एक बहुत ही तार्किक सवाल ये खड़ा होता है कि इस पूरे माइनफील्ड से बचा कैसे जाए? डॉक्टर कैसे ये सुनिश्चित करते हैं कि जो दवा फायदे के लिए दी गई है वो शरीर के अंदर साइलेंट किलर ना बन जाए? इसकी निगरानी कैसे होती है? सख्त, लगातार और वैज्ञानिक मॉनिटरिंग। वो कैसे? जब भी किसी मरीज को ड्यूरेटिक थेरेपी पर रखा जाता है तो 3 पैरामीटर्स को हर दिन ट्रैक करना अनिवार्य होता है। अच्छा, पहला क्या है? पहला है हर सुबह मरीज के शरीर का वजन मापना। चूंकि ड्यूरेटिक्स का काम अतिरिक्त पानी बाहर निकालना है, तो वजन में होने वाली लगातार गिरावट ये साबित करती है कि दवा काम कर रही है और फेफड़ों या पैरों में जमा पानी कम हो रहा है। और दूसरा पैरामीटर शायद सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की जांच होगी। एकदम सही। हमने इस पूरी चर्चा में विस्तार से देखा कि कैसे सोडियम और पोटेशियम के स्तर में मामूली सा बदलाव जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। हाँ, लिथियम की टॉक्सिसिटी हो या डिगॉक्सिन के कारण आंखों के सामने दिखने वाले पीले घेरे, सब कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन पर टिका है। ब्लड टेस्ट के जरिए लगातार इस संतुलन को नापा जाता है। और तीसरा पैरामीटर? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चेक है ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग। लेकिन इसे सिर्फ लेटे हुए नहीं मापा जाता। तो क्लिनिकल प्रोटोकॉल कहता है कि ब्लड प्रेशर खड़े होकर और बैठकर दोनों स्थितियों में मापना चाहिए। इसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन चेक करना कहते हैं। इसके पीछे का विज्ञान भी बहुत सीधा है। गुड। गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी हमेशा खून को पैरों की तरफ खींचती है। जब ड्यूरेटिक्स के कारण शरीर में खून का कुल वॉल्यूम कम हो जाता है और इंसान अचानक से खड़ा होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण खून तुरंत दिमाग तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल। और शरीर के बैरो रिसेप्टर्स इतनी जल्दी उस गिरे हुए वॉल्यूम के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। दिमाग को कुछ सेकंड्स के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती। ब्लड प्रेशर अचानक गिरता है और मरीज को चक्कर आ सकता है।
वो गिरकर अपनी हड्डियां तोड़वा सकता है। हाँ, इसलिए बीपी को दोनों स्थितियों में मापना ये बताता है कि मरीज का वैस्कुलर सिस्टम इस नई दवा को कैसे संभाल रहा है। इस पूरी गहरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि मेडिकल साइंस कोई साधारण गणित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इंसानी शरीर के रसायनों की एक बेहद नाजुक सिम्फनी है। इस सिम्फनी में हर एक हार्मोन, हर एक इलेक्ट्रोलाइट और हर एक एंजाइम का अपना एक सुर है। जहां एक भी गलत सुर लगा, मतलब एक भी गलत दवा मिल गई, तो वो पूरे लय बिगाड़ सकती है और तबाही मचा सकती है। दवाइयां अपने आप में ना तो अच्छी होती हैं और ना ही बुरी। उनका प्रभाव पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस शरीर के अंदर जा रही हैं, शरीर की वर्तमान स्थिति क्या है और वहाँ पहले से कौन से अन्य रसायन मौजूद हैं। यह एक बहुत ही बारीक संतुलन का खेल है। और इसी बात से एक ऐसा विचार पैदा होता है जिस पर गहराई से सोचना बहुत जरूरी है। आज हमने देखा कि जिन दवाओं को दशकों की रिसर्च के बाद प्रमाणित किया गया है, जिन्हें एक विशेषज्ञ डॉक्टर ने मरीज के पूरे शरीर का अध्ययन करने के बाद बहुत नाप तोल कर लिखा है, वो जांची परखी प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां भी आपस में मिलकर कितना खतरनाक रूप ले सकती हैं। सच में। जरा विचार करें, आज के दौर में जब इंटरनेट पर पढ़कर लोग बिना सोचे समझे अपनी इन शक्तिशाली मेडिकल दवाओं के साथ अनरेगुलेटेड हर्बल सप्लीमेंट्स खाना शुरू कर देते हैं, वो तो और भी खतरनाक है। या फिर रातों रात वजन कम करने वाली कोई एक्सट्रीम डिटॉक्स डाइट फॉलो करने लगते हैं, जो शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स और केमिस्ट्री को अपने आप में पूरी तरह से बदल कर रख देती है। बिल्कुल। जब वो अनजान, बिना जांचे गए हर्बल रसायन और ये शक्तिशाली प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां शरीर के उसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में आमने सामने टकराते होंगे, तो हमारे शरीर के अंदर कैसा भयानक धमाका होता होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो मेडिकल साइंस के उस अनदेखे खतरे की तरफ इशारा करता है, जिसके बारे में शायद अभी हम पूरी तरह से जागरूक भी नहीं है। जरा सोचिए ना, एक बहुत ही पुराना सा अभेद्य किला है, मतलब द ब्रेन फोर्ट्रेस। बाहर से इस पर कोई हमला नहीं हो सकता, इसकी दीवारें एकदम मजबूत है। हाँ, मतलब एक सेफ जोन की तरह। बिल्कुल। लेकिन अचानक क्या होता है कि इस किले के अंदर ही पानी भरने लगता है, पूरी तरह से बाढ़ आ जाती है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि इस पानी के बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है वहां। सही कहा, क्योंकि दीवारें तो बाहर की तरफ फैल नहीं सकती ना, और पानी का जो दबाव है वो अंदर ही अंदर किले के जो अहम कमरे हैं उनको कुचलने लगा है। मेडिकल साइंस में ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये असल में होता है। मैं यही सोच रही थी कि ये तो सीधा हमारे शरीर का ही हाल है ना। बिल्कुल। जब हमारे शरीर के सबसे नाजुक और जो बंद हिस्से हैं, जैसे कि हमारा दिमाग या हमारी आंखें, वहां जब तरल पदार्थ मतलब फ्लूइड का दबाव खतरनाक स्तर पर बढ़ जाता है, तो हालात बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। बाप रे। हाँ, और मेडिकल साइंस में इस प्रेशर को संभालना सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक माना जाता है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमारा मिशन इसी रहस्य को डिकोड करना है। हम ये समझेंगे कि जब शरीर के इन अहम टावर्स में ना एक प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बन जाती है, तो शरीर उसे कैसे संभालता है। और इसे समझने का तरीका भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि इसे समझने के लिए हम इंसानी शरीर को एक साधारण मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे के पूरे शहर की तरह देखेंगे, जिसे हम किडनी सिटी कह सकते हैं। ये जो किडनी सिटी का रूपक है ना, ये बहुत ही सटीक है, मतलब बहुत सही बैठता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब भी शरीर में फ्लूइड या पानी के दबाव की बात आती है, उसका पूरा का पूरा जो कंट्रोल रूम है वो हमारी किडनी ही होती है। मतलब सारा कमांड वहीं से आ रहा है। बिल्कुल। दिमाग या आंख में बढ़ने वाले दबाव का जो समाधान है वो अक्सर इसी कंट्रोल रूम से निकलता है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो रणनीतियां अपनाई जाती हैं ना, वो किसी को भी हैरत में डाल सकती हैं। तो चलिए इस कहानी के पहले किरदार से मिलते हैं। एक ऐसा किरदार जिसे हम कमांडेंट एसीटाजोलामाइड कह सकते हैं। हाँ, जो कि एक खास टीम का लीडर है। बिल्कुल। ये कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर यानी CAI टीम का लीडर है। और इसका काम करने का तरीका किसी ऐसे सिपाही जैसा नहीं है जो बस आंख बंद करके गोलियां चला रहा हो। नहीं, ये एक बेहद चालाक रणनीतिकार जैसा है, मतलब एक स्नाइपर की तरह। स्नाइपर, सही कहा। इस कमांडेंट की सबसे बड़ी खूबी इसकी सटीकता है। मतलब ये सिर्फ एक खास ताले को निशाना बनाता है और बस उस एक ताले को बंद करके ये पूरे शरीर के सिस्टम को हैक कर लेता है। तो इसे थोड़ा और विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए कि ये जो कमांडेंट एसीटाजोलामाइड है, ये अपनी एक खास मशीन लेकर, जिसे हम एंजाइम ब्रेकर कह सकते हैं, उसे लेकर किडनी सिटी के सबसे पहले गेट पर खड़ा है, जिसे मेडिकल भाषा में हम प्रॉक्सिमल ट्यूबल कहते हैं। हाँ, प्रॉक्सिमल ट्यूबल। तो वहां खड़े होकर ये शरीर के जो बाइकार्बोनेट वाले ट्रक है ना, उनको रोक रहा है।
मतलब ये वो ट्रक है जो शरीर में वापस जाने वाले थे, लेकिन कमांडेंट उन्हें वहीं रोक देता है। और रोककर सीधा यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर फेंक देता है। और यहीं पर ना मेरी उलझन शुरू होती है। क्या उलझना? देखिए, अमूमन ये माना जाता है कि शरीर में बाइकार्बोनेट का जो मुख्य काम है वो एसिड को कम करना होता है ना? बिल्कुल, वो एक बेस है जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। तो अगर ये कमांडेंट इन बाइकार्बोनेट ट्रकों को शरीर से बाहर ही निकाल देगा तो खून में तो एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब खून पूरी तरह एसिडिक हो जाएगा। हाँ, खून एसिडिक हो जाएगा, ये तो तय है। और जहां तक मुझे पता है शरीर में एसिड का बढ़ना तो कोई अच्छी बात नहीं है, वो तो एक खराब संकेत है। तो जानबूझकर शरीर का बैलेंस बिगाड़ना, खून को एसिडिक करना, आखिर इस अजीब सी रणनीति का क्या फायदा है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ये एक आत्मघाती कदम लग सकता है। हाँ, ऐसा ही लगता है कि हम खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके पीछे के क्यों और कैसे को समझेंगे ना, तो पता चलेगा कि ये शरीर का एक बहुत ही शानदार केमिकल हैक है। वो कैसे? असल में हमारे शरीर में कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम का एक एंजाइम होता है। आप इसे एक इंजन मान लीजिए। यही वो ताला है जिसे कमांडेंट बंद करता है। एकदम सही। इस इंजन का काम है बाइकार्बोनेट को खून में वापस भेजना, ताकि एसिड और बेस का जो बैलेंस है वो बना रहे। अच्छा। अब एसिटाजोलामाइड का जो मॉलिक्यूल है वो इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस इंजन को पूरी तरह जाम कर देता है, और जब इंजन जाम होता है तो बाइकार्बोनेट बाहर बह जाता है और खून जानबूझकर थोड़ा एसिडिक कर दिया जाता है। बिल्कुल। और ये कोई एक्सीडेंट या खराबी नहीं है, ये एक बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल किया जाने वाला बायोलॉजिकल टूल है। शरीर की कुछ बेहद खास और आपातकालीन मशीनरियों को ट्रिगर करने के लिए ना खून का एसिडिक होना एक शर्त होती है। मतलब ये ऐसा है, जैसे मान लीजिए घर में आग लगी हो, लेकिन जो स्मोक अलार्म है वो खराब है, तो हम क्या करते हैं कि जानबूझकर एक छोटी सी माचिस जलाते हैं ताकि सेंसर एक्टिवेट हो जाए। हाँ, ताकि फायर ब्रिगेड आ जाए। मतलब हम जानबूझकर एक छोटी परेशानी खड़ी कर लें ताकि किसी बहुत बड़ी आपदा से बचा जा सके। ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है आपकी। हाँ। और इस माचिस जलाने वाली रणनीति का इस्तेमाल शरीर दो बहुत ही अलग अलग जगहों पर करता है। तो एसिड बढ़ाकर हमने अलार्म तो बजा दिया, अब ये देखते हैं कि शरीर इस अलार्म था और इस इंजन के बंद होने का इस्तेमाल आखिर करता कहाँ है। हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प है। तो इसका सबसे पहला शिकार है दी आई टावर, मतलब हमारी आंखें। जब आंखों के अंदर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे ग्लूकोमा कहते हैं। ग्लूकोमा। एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। मतलब हमारी आंख के अंदर ना एक तरल पदार्थ होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर, ओके। हाँ, यह आंख को उसका आकार देता है और न्यूट्रिशन यानी पोषण देता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आंख के अंदर से इस पानी के बाहर निकलने का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन पानी तो लगातार बनी रहे ना अंदर। बिल्कुल, पानी बन रहा है पर निकल नहीं पा रहा। तो वो तो एक बंद गुब्बारे की तरह हो जाता है जिसमें आप बस लगातार हवा भरे जा रहे हो। हाँ, और अगर ये दबाव कम नहीं हुआ ना, तो ये पीछे जाकर सीधे हमारी ऑप्टिक नर्व को कुचल देता है, जो आंख को दिमाग से जोड़ती है। हाँ, और इसका सीधा अंजाम ये होता है कि इंसान हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। बाप रे। अब यहाँ एसिटाजोलामाइड कैसे काम करता है वो समझिए। आंख के अंदर जो फैक्ट्री ये पानी बना रही है ना, वो उसी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इंजन का इस्तेमाल करती है। ओह, अच्छा, मतलब वही इंजन जो किडनी में बाइकार्बोनेट को संभाल रहा था, वही आंख में ये पानी भी बना रहा है। यही तो इस मॉलिक्यूल की खूबसूरती है। एसिटाजोलामाइड सीधा आंख में जाता है और उस इंजन को ही बंद कर देता है। तो मतलब फैक्ट्री में ताला लग जाता है। बिल्कुल, नया पानी बनना तुरंत कम हो जाता है और आंख का दबाव जो है वो धीरे धीरे सामान्य हो जाता है, और इस तरह आंखों की रोशनी बच जाती है। ये तो बहुत ही सीधा और लॉजिकल उपाय लगता है। मतलब नल खुला छूट गया था तो हमने जाकर मेन वाल्व ही बंद कर दिया। एकदम सही। लेकिन इसके बाद इस केमिकल हैक का जो दूसरा इस्तेमाल है ना, वो तो किसी का भी दिमाग चकरा सकता है। वो कैसे? मतलब सीधा आंख के टावर से हम चलते हैं बर्फीले पहाड़ों की चोटियों पर, द माउंटेन पीक। यहाँ बात हो रही है एल्टीट्यूड सिकनेस की। हाँ, जब लोग ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है। वही तो, मुझे ये बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही थी कि एक ही दवा जो आंख का पानी सुखा रही है, वो अचानक से पहाड़ पर किसी इंसान को सांस कैसे दिला सकती है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि ऊंचाई पर हमारे शरीर के साथ आखिर होता क्या है।
अच्छा, क्या होता है? जब कोई इंसान बहुत ऊंचे पहाड़ पर जाता है तो हवा बहुत पतली हो जाती है, ऑक्सीजन का स्तर एकदम गिर जाता है। हाँ, वो तो है। तो स्वाभाविक रूप से शरीर को तुरंत और तेजी से सांस लेने की जरूरत होती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर खींच सके। जो कि हम आमतौर पे करते भी हैं। हम्म, मतलब जब हम दौड़ते हैं या बहुत थक जाते हैं हम्म, तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं ना। बिल्कुल। लेकिन पहाड़ों पर एक गड़बड़ हो जाती है। जब हम तेजी से सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन तो अंदर लेते हैं, लेकिन साथ ही बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भी बाहर फेंक देते हैं। हाँ, क्योंकि सांस तेज चल रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में एसिड बनाता है। हाँ। तो जब बहुत सारा CO2 बाहर निकल जाता है तो खून में एसिड की कमी हो जाती है ओहो। और खून अल्कलाइन यानी बेस बन जाता है। और मुझे लग रहा है कि दिमाग का जो सेंसर है वो यहीं पर धोखा खा जाता है ना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हमारे दिमाग को ऑक्सीजन की कमी से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना वो खून में एसिड के स्तर को देखकर सांस को कंट्रोल करता है। मतलब दिमाग एसिड लेवल मॉनिटर कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं। हाँ, तो जब खून अल्कलाइन हो जाता है तो दिमाग को लगता है अरे सब कुछ शांत है, हमें तेज सांस लेने की कोई जरूरत नहीं है, और वो फेफड़ों को सांस धीमी करने का सिग्नल दे देता है। यार ये तो एक जानलेवा कंफ्यूजन है। मतलब बाहर हवा में वैसे ही ऑक्सीजन नहीं है, इंसान तड़प रहा है ऑक्सीजन के लिए और दिमाग कह रहा है कि भाई सांस धीमी करो क्योंकि खून में एसिड कम हो गया है। और यहीं पे हमारा कमांडेंट एसीटाजोलामाइड एक सुपर हीरो की तरह एंट्री लेता है। कैसे? याद है हमने शुरुआत में क्या कहा था? ये किडनी सिटी में बाइकार्बोनेट को रोककर खून को जानबूझकर एसिडिक बना देता है। आहा, अब मुझे पूरी तस्वीर एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है ना? मतलब एसीटाजोलामाइड खून में एसिड भर देता है तो दिमाग का सेंसर उस एसिड को महसूस करता है और अचानक से अलार्म बज उठता है। बिल्कुल। दिमाग को लगता है कि बापरे, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड भर गया है और वो तुरंत फेफड़ों को आदेश देता है कि पूरी ताकत से सांस लो। हाँ, और फिर इंसान गहरी और तेज सांसें लेने लगता है, जिससे पहाड़ की उस पतली हवा में से भी वो जरूरत भर की ऑक्सीजन खींच लेता है। ये तो सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। मतलब शरीर अपने ही एक गलत सिग्नल में फंस गया था और हमने बस खून का पीएच बदलकर उस सिग्नल को बाईपास कर दिया। बिल्कुल एक ही मॉलिक्यूल है। किडनी में वो यूरिन का रास्ता बदल रहा है, आंख में वो दबाव कम कर रहा है, और पहाड़ की चोटी पर वो फेफड़ों को नई ताकत दे रहा है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के प्लॉट जैसा लगता है, जहां सब कुछ ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये तो हुई एसिटाजोलामाइड की बात, जो एक बहुत ही स्मार्ट स्नाइपर है। एकदम सटीक निशाना लगाता है। वो चुपचाप जाता है, एक खास एंजाइम को ब्लॉक करता है और काम हो जाता है। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या होगा अगर इस ब्रेन फोर्ट्रेस में अचानक से ऐसी भयंकर बाढ़ आ जाए जिसे कोई साधारण पंप या ये स्नाइपर रोक ही ना सके। हाँ, वो एक बिल्कुल अलग स्थिति है। जब बाढ़ आती है ना, तो चाबियों और तालों से काम नहीं चलता। तब आपको भारी भरकम मशीनों और एक बहुत बड़ी भौतिक ताकत की जरूरत होती है। और यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा और सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। यहाँ एंट्री होती है नए किरदारों की, जिन्हें हम द ऑस्मोटिक जायंट्स कह सकते हैं। दैत्यों की टीम। हाँ, इस टीम का लीडर है मैनेटॉल, जिसे एक चुंबकीय दैत्य कहा जा सकता है। और इसके साथ इसके दो छोटे भाई भी हैं, आइसोसॉर्बाइड और ग्लिसरॉल, जो बैकअप की तरह काम करते हैं। ऑस्मोटिक जायंट्स, ये शरीर के कोई साधारण रक्षक नहीं है। ये भारी भरकम हैवी लिफ्टर्स हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ तब बुलाया जाता है जब बाकी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। मतलब जब मामला जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा होता है। बिल्कुल। पर यार यहाँ मुझे ना एक बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही है। क्या? देखिए, अभी तक हम रिसेप्टर्स, एंजाइम और केमिकल सिग्नल्स की बात कर रहे थे। हाँ। मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंस चल रहा था। हाँ। अब हम अचानक से कह रहे हैं कि ये जो मैनेटॉल है, ये कोई दवा या केमिकल ड्रग नहीं है। इसे एक चीनी जैसा मॉलिक्यूल बताया जाता है, जिसे सीधे नसों में इंजेक्शन के जरिए खून में उतार दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, शुगर मॉलिक्यूल है ये। तो एक साधारण सी चीनी इतनी बड़ी बाढ़ को कैसे रोक सकती है? मतलब ये कोई दवा तो लगी नहीं रही मुझे। आपकी हैरानी बिल्कुल जायज है। हम हमेशा सोचते हैं कि दवाएं शरीर में जाकर ना कोई केमिकल रिएक्शन ही करेंगी। हाँ वही तो। लेकिन मैनेटॉल केमिस्ट्री पर नहीं बल्कि फिजिक्स के एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद ताकतवर नियम पर काम करता है, ऑस्मोसिस। अच्छा, ऑस्मोसिस। वही जो हमने स्कूल में पढ़ा था कि पानी हमेशा उस तरफ जाता है जहाँ ज्यादा चीजें घुली आती हैं। एकदम सही। पानी की फितरत होती है कि वो गाढ़ेपन की तरफ यानी कॉन्सेंट्रेशन की तरफ खिंचता है।
इसे समझने के लिए हमें उस भयंकर बाढ़ का उदाहरण लेना होगा जिसे सेरेब्रल एडीमा यानी दिमाग की सूजन कहते हैं। ओहो, मतलब जब रेन फोर्ट्रेस में सचमुच पानी भर जाता है। हाँ, हमारी खोपड़ी एक सख्त और बंद हड्डी का बक्सा है। अगर किसी एक्सीडेंट या स्ट्रोक की वजह से दिमाग के सेल्स में पानी भर जाए और वो सूजने लगें, तो उनके पास फैलने के लिए 1 इंच की भी जगह नहीं होती। क्योंकि खोपड़ी तो फैलेगी नहीं। बिल्कुल। तो सूजन बढ़ती है और दिमाग खुद अपनी ही खोपड़ी की सख्त दीवारों से टकराकर कुचलने लगता है। सांस लेने और दिल धड़कने के जो कंट्रोल सेंटर दिमाग में है ना, वो दबने लगते हैं। बाप रे। ये एक ऐसी बाढ़ है जहां एक एक मिनट कीमती होता है। और यहाँ हमारा वो स्नाइपर एसिटाजोलामाइड काम नहीं आ सकता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां केमिकल हैक का वक्त ही नहीं होता। ऐसे में मैनेटॉल को नसों के जरिए खून की पाइपलाइन में छोड़ा जाता है। ये खून के रास्ते सीधा दिमाग तक पहुंचता है। अच्छा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि मैनेटॉल का मॉलिक्यूल इतना बड़ा होता है कि वो खून की नसों से बाहर निकलकर दिमाग के टिश्यू में जा ही नहीं पाता। वो नसों के अंदर ही रहता है। तो फिर वो दिमाग की सूजन कम कैसे करता है? मतलब जब वो बाढ़ वाले इलाके में जा ही नहीं पा रहा है तो फायदा क्या? उसे वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। हाँ, मैनेटॉल खून के अंदर मौजूद रहकर खून को बहुत ज्यादा गाढ़ा कर देता है। और जैसा हमने ऑस्मोसिस के बारे में बात की, पानी हमेशा गाढ़ेपन की तरफ खिंचता है। ओहो। तो मैनेटॉल खून की नसों के अंदर ना एक विशाल चुंबक की तरह काम करता है। जब ये दिमाग की नसों से गुजरता है तो अपनी जबरदस्त भौतिक ताकत से दिमाग के सूजे हुए टिश्यूज में से उस फालतू पानी को खींचकर अपनी तरफ यानी खून की पाइपलाइन में ले आता है। वाह, मतलब ये सच में एक स्पंज की तरह काम कर रहा है। दिमाग के सेल्स में जो पानी भरा था उसे इसने चूस कर खून में डाल लिया। बिल्कुल। और क्योंकि शरीर मैनेटॉल को पचा नहीं पाता, ये खून के रास्ते सीधा किडनी तक पहुंचता है और वहां से यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। और अपने साथ साथ उस सारे बाढ़ के पानी को भी बहा ले जाता है। हाँ, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, कोई एंजाइम नहीं, सिर्फ शुद्ध भौतिक खिंचाव। यार, ये जानकारी तो सच में दिमाग को सुन कर देने वाली है। मतलब एक विशाल मॉलिक्यूल नसों में दौड़ा दिया और उसकी अपनी फिजिकल ग्रेविटी या खिंचाव ने दिमाग का सारा पानी चूस लिया। है ना अद्भुत? ये तो सच में किसी फैंटेसी फिल्म के उस दैत्य जैसा है जो आके पूरा का पूरा समंदरी भी जाता है। और ये काम इतनी तेजी से होता है ना कि कुछ ही मिनटों में दिमाग का दबाव कम होने लगता है और इंसान की जान बच जाती है। मेडिकल इमरजेंसी में ये सचमुच एक चमत्कारी हथियार है। चमत्कारी हथियार तो है, लेकिन अगर मैं थोड़ा लॉजिकली सोचूं तो मुझे इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी दिखाई देता है। वो क्या? देखिए, अगर एक इतना विशाल और ताकतवर मॉलिक्यूल शरीर के अंदर मौजूद है जो कहीं से भी लीटरों पानी छींच सकता है, तो वो हमेशा सेफ तो नहीं हो सकता। मेरा सवाल ये है कि अगर ये ऑस्मोटिक जायंट बाढ़ रोकने में इतना ही माहिर है तो इसे हर तरह की सूजन में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? मतलब जैसे अगर किसी के टखने में मोच आ जाए और वो सूज जाए तो उसे मैनिटॉल का इंजेक्शन क्यों नहीं दे देते? ये दैत्य खतरनाक क्यों है? और यहीं पर ना इस मेडिकल साइंस का सबसे खतरनाक मोड़ आता है। हाँ। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। देखिए, जब मैनिटॉल दिमाग से पानी खींचता है तो वो पानी जादू से वाष्प बनकर तो उड़ नहीं जाता। हाँ, वो पानी तो सीधा हमारे खून की नसों में ही आ जाता है ना। बिल्कुल। अब जरा खून की नसों को एक पाइपलाइन की तरह सोचिए। हाँ। पाइपलाइन की एक कैपेसिटी होती है, एक सीमित क्षमता है। हाँ। अगर दिमाग से निकाला गया 1 या 2 लीटर एक्स्ट्रा पानी अचानक से खून की पाइपलाइन में आ जाए तो खून की जो मात्रा है, जिसे ब्लड वॉल्यूम कहते हैं, वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब खून बहुत भारी और पानी वाला हो जाएगा। और उस सारे खून को, उस पूरे भारी ट्रैफिक को शरीर में घुमाने का, पंप करने का काम किसका है? वो तो हमारे दिल का है। और यही सबसे बड़ा वार्निंग सिग्नल है। दिल एक मैकेनिकल पंप की तरह है। मान लीजिए वो पंप हर मिनट 5 लीटर खून धकेलने का आदी है। अच्छा। अब अचानक से आपने ऑस्मोसिस के जरिए उसमें लीटरों अतिरिक्त पानी डाल दिया। अब उस पंप को अचानक बहुत ज्यादा भारी और एक्स्ट्रा तरल पदार्थ को धकेलना पड़ रहा है। ओहो। तो मतलब दिमाग की बाढ़ को निकालकर हमने खून की नसों में डाल दिया। और अगर दिल कमजोर हुआ तो वो तो इस बाढ़ में खुद ही डूब जाएगा। एकदम सटीक। अगर एक स्वस्थ इंसान को मैनेटॉल दिया जाए तो उसका दिल कुछ देर के लिए इस एक्स्ट्रा बोझ को झेल सकता है, जब तक कि किडनी उस पानी को बाहर ना निकाल दे। ठीक है। लेकिन अगर इसे किसी ऐसे इंसान को दे दिया जाए जिसका दिल पहले से ही कमजोर है, मतलब जिसे कोई हार्ट की बीमारी है, तो वो पंप अचानक आए इस ओवरलोड को उठा ही नहीं पाएगा। और इससे ही हार्ट फेलियर कहते हैं ना? हाँ, मेडिकल भाषा में इसे हार्ट फेलियर कहते हैं। दिल हार मान लेगा। और शायद वो सारा पानी फेफड़ों में भी भर सकता है।
बिल्कुल। जब दिल आगे खून नहीं धकेल पाता तो वो पानी पीछे वापस फेफड़ों में भरने लगता है। इसे पल्मोनरी ईडिमा कहते हैं। इंसान अपने ही शरीर के अंदर के पानी में डूब सकता है। बाप रे। इसी वजह से ना इन ऑस्मोटिक जायंट्स को सिर्फ और सिर्फ तब बुलाया जाता है जब दिमाग फटने की कगार पर हो। मतलब ये एक बहुत ही मापा हुआ जोखिम है। आप एक जगह की बाढ़ को शिफ्ट कर रहे हैं और बस उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा सिस्टम उसे झेल ले। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सुनकर सच में ये एहसास होता है कि हम अपने शरीर को कितनी आसानी से लेते हैं। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हमें पता भी नहीं चलता कि अंदर कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। हाँ, ये तो है। अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करूं तो आज हमने दबाव को कंट्रोल करने की दो बिल्कुल विपरीत लेकिन अद्भुत रक्षा प्रणालियों को डिकोड किया है। हाँ। एक तरफ हमारे पास कमांडेंट एसिटाजोलामाइड है, एक स्नाइपर की तरह बेहद सटीक, जो किडनी के पहले गेट पर एक छोटा सा ताला लगाता है, बाइकार्बोनेट के ट्रकों को रोकता है और खून को एसिडिक बना देता है। और उस छोटे से केमिकल बदलाव का असर इतना बड़ा होता है कि वो आंखों को अंधा होने से बचा लेता है और बर्फीले पहाड़ों पर फेफड़ों को नए सिरे से सांस लेने की ताकत देता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमारे पास मैनिटॉल है, कोई सटीक केमिकल हथियार नहीं बल्कि एक भारी भरकम हथौड़े की तरह काम करने वाला फिजिकल फोर्स। हाँ, एक विशाल चुंबक जो अपनी ताकत से दिमाग के सूजे हुए कमरों से पानी खींच लेता है और उसे डूबने से बचाता है, लेकिन साथ ही हार्ट फेलियर का एक भारी जोखिम भी साथ लाता है। इस पूरी कहानी और इन सभी रणनीतियों को देखते हुए ना एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है जो हमें हमारे शरीर के डिजाइन पर सोचने को मजबूर करता है। वो क्या? देखिए, ऊंचे पहाड़ों पर जिंदा रहने के लिए शरीर को अपना ही बैलेंस बिगाड़ना पड़ता है। खून को जानबूझकर एसिडिक बनाना पड़ता है। हाँ। और दिमाग को कुचलने से बचाते वक्त उसे दिल पर ओवरलोड डालकर हार्ट फेलियर के खतरे से खेलना पड़ता है। सही बात है। ये हमें बताता है कि हमारा शरीर सामान्य स्थिति में बस एक सेफ मोड में रहता है। वो हमेशा सुरक्षा चाहता है, लेकिन जब एक्सट्रीम या चरम स्थितियां आती हैं ना, जहां मौत सामने खड़ी होती है, तो जिंदा बचने के लिए शरीर को खुद ही अपने प्राकृतिक नियमों को तोड़ना पड़ता है। यार, ये एक बेहद शक्तिशाली विचार है। मतलब क्या जीवित रहने की असली कीमत अपने ही अंदर के नियमों से बगावत करना है? बिल्कुल। जब जान पर बन आती है तो शरीर अपने ही सेफ मोड को तोड़कर एक बहुत खतरनाक दांव खेलता है। विज्ञान अक्सर हमें एक साफ सुथरी और नपी तुली दुनिया दिखाता है, लेकिन आज हमने देखा कि शरीर के अंदर का असली विज्ञान बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है। हाँ, वो काफी उबड़ खाबड़ है। ये जीवित रहने की एक उबड़ खाबड़, जोखिम भरी और बेहद खूबसूरत जद्दोजहद है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगली बार तक के लिए अपने किडनी सिटी का ख्याल रखिए। आज की इस गहन चर्चा में या कह लें इस डीप डाइव में हमारे सामने मेडिकल रिसर्च, फार्माकोलॉजी के कुछ पेपर्स और क्लिनिकल नोट्स का एक पूरा स्टैक रखा है। और आज का जो हमारा मिशन है ना, वो इन भारी भरकम स्रोतों में छिपी एक बहुत ही अनोखी मेडिकल जासूसी कहानी को डिकोड करना है। बिल्कुल। तो चलिए दिमाग में एक विशाल शहर की तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसा शहर जिसने अभी-अभी एक बहुत ही भयानक और विनाशकारी बाढ़ का सामना किया है। समझने के लिए हम इस शहर का नाम रख लेते हैं अंशय, किडनी सिटी। अच्छा नाम है ना? तो कुछ समय पहले तक इस शहर की हर गली, सड़क पर पानी भर गया था। मतलब अतिरिक्त तरल पदार्थ का एक ऐसा संकट आ गया था जिससे पूरा सिस्टम बस डूबने की कगार पर था। हाँ, लेकिन गनीमत ये रही कि शहर को एकदम सही समय पर बचा लिया गया। हाँ, वो 2 दवाएं थी ना। बिल्कुल, जॉनल फ्यूरोसेमाइड और थियाजाइड मैनेजर्स, इन दोनों ने मोर्चा संभाला और मिलकर शहर से सारा जो एक्स्ट्रा नमक और पानी था वो बाहर निकाल फेंका। तो मतलब बाढ़ का वो भयानक संकट तो टल गया, लेकिन इन नोट्स के हिसाब से अब हमारे सामने एक बहुत ही अजीब और मतलब एक नई खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। देखिए, असल समस्या तो तब शुरू होती है जब हम इस बाढ़ निकासी की जो पूरी प्रक्रिया है उसको थोड़ा करीब से देखते हैं। जब शहर से वो बाढ़ का पानी बहुत तेजी से निकाला जा रहा था ना, तो उस तेज बहाव में शहर की बिजली भी उसी पानी के साथ बह गई। बिजली? मतलब यहाँ बिजली से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब पोटाशियम से है। देखिए, मानव शरीर की जो हर एक कोशिका होती है ना, वो असल में एक छोटी सी बैटरी की तरह होती है। अच्छा, बैटरी की तरह। हाँ, और पोटेशियम वो बहुत ही जरूरी इलेक्ट्रोलाइट है जो इस बैटरी को हमेशा चार्ज रखता है। जब हमारा दिल धड़कता है तो कोशिकाओं के अंदर और बाहर मौजूद सोडियम और पोटेशियम अपनी जगह बदलते हैं और इसी से वो इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा होता है। एकदम सही। और धड़कन के बाद
दिल की मांसपेशियों को वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आने के लिए यानी रीसेट होने के लिए कोशिकाओं के अंदर पर्याप्त पोटेशियम का होना बहुत जरूरी है। तो जब किडनी सिटी में पोटेशियम इस तरह तेजी से बहने लगता है तो खून में उसकी कमी हो जाती होगी। बिल्कुल, और इसी कमी की वजह से दिल का ये जो पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो पूरी तरह से लड़खड़ा जाता है। कोशिकाएं ठीक से रीसेट नहीं हो पाती। और फिर शहर का जो सबसे मुख्य पावर हाउस है यानी हमारा दिल, उसे अचानक से अनियमित झटके लगने लगते हैं। हाँ, और मेडिकल विज्ञान की भाषा में इस जानलेवा स्थिति को एरिथमिया कहा जाता है। चलिए इसको थोड़ा और डिकोड करते हैं। मतलब आज की इस चर्चा का मेन फोकस ये समझना है कि जब इस पोटेशियम की भारी कमी के कारण पावर हाउस को एरिथमिया के ये खतरनाक झटके लगते हैं तो इस संकट को रोकने के लिए शरीर के अंदर आखिर होता क्या है? शरीर चुपचाप हार नहीं मानता है। वही तो फार्माकोलॉजी के ये नोट साफ बताते हैं कि मेडिकल साइंस इस स्थिति में कुछ बेहद खुफिया जासूसों और एक्शन हीरोज को शरीर के अंदर भेजता है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या दिल को ये झटके इसलिए लग रहे हैं क्योंकि बाहर से कोई हमला हो रहा है या सिस्टम के अंदर ही कुछ गड़बड़ चल रही है? गड़बड़ी पूरी तरह से सिस्टम के अंदर की है। इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरा अंदरूनी तंत्र काम कर रहा है। कोई है जो सिस्टम के अंदर रहकर पोटेशियम की लगातार चोरी कर रहा है। बाप रे, अंदर का ही कोई दुश्मन है? हाँ, और इस पूरी साजिश को समझने के लिए हमें किडनी सिटी के सबसे आखिरी और एकदम छिपे हुए कोने में